और उसमें कई डॉक्टर्स को भी बुलाया था। कोशिश होती है, मैं उतनी करने की कोशिश करता हूँ। वेलकम वेलकम सर, मैं म्यूट करता हूँ। मैं सभी डॉक्टर से भी विनती चलिए करूंगा सर जी, कि अपने अपने माइक म्यूट कर लीजिए। शुरू करें सर शुरू करते हैं जी। अभी। क्योंकि डॉक्टर मान यहाँ पे हैं, तो डॉक्टर मान साहब से मैंने उनके बुक्स को एक्चुअली उनकी बुक्स मेरी बहुत गुरु रही है। डॉक्टर साहब मान से तो मेरे उनके 15-20 साल बाद बात हुई है, और उनकी बुक्स को पढ़ के मुझे काफी कुछ नॉलेज मिला था। तो अब क्योंकि डॉक्टर मान है इसमें, तो मैं एक थोड़ा सा एक रूब्रिक निकाल रहा हूँ यहाँ से। उसके बाद हम पुराने जहां से शुरू हुए थे वहीं से शुरू करेंगे। सर मैं अर्ज करता हूँ, थोड़ा सा जरा रुकिए अगर इजाजत हाँ दें तो। हाँ जी जी। सर से मेरा तारफ एक दवाई के हवाले से हुआ जिसमें मरीज को शफा याबी हो गई, और फिर इनसे डॉक्टर मंडापी से इतना गहरा तल्लक बन गया कि हम यक जान दो कालब हो गए। और उसकी वहद वजह इनकी इल्म दोस्ती, इनका एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज। और मैंने इनसे चंद दिन पहले गुजारिश की कि आप लेक्चर के लिए मेहरबानी फरमाएं, तो इन्होंने फौरी तौर पे हामी भर ली। मैं इनका बड़ा मशकूर हूँ। आप सभी आखिर तक ना सिर्फ जुड़े रहें, बल्कि एंड पे आपको एक ऐसी खुशखबरी सुनाऊंगा कि आपकी सारी थकावट, दिन भर की थकावट, और अगर कोई परेशानी भी है तो वो भी दूर हो जाएगी। अब मैं गुजारिश करता हूँ डॉक्टर संजय मंडापी साहब से कि वो अपना खूबसूरत आवाज़ में, खूबसूरत अंदाज में हमारे इल्म को बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद सर। जुबैर साहब। अब मैं आज उच्चारण इसका सर। मैंने आप ही से सीखा, शायद मैं गलत उच्चारण करता था, और ये करना बहुत जरूरी है। आप मेरे मित्र हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि आप इंग्लिश के प्रोफेसर हैं। सोचा कि आपसे इंग्लिश भी समझूंगा ढंग से, बहुत जरूरी भी था। और कुछ जो इंडियंस मित्र भी जुड़े होंगे तो मैं उनके परिचय करा देता हूँ कि तारिक साहब पाकिस्तान में डिग्री कॉलेज में लाहौर के, नाम तो जुबैर साहब आप ही बताइएगा जरा कौन सा कॉलेज था वो, थोड़ा सा भी नाम सर भूल जी, गया मैं। एक इंडिया वाले भी लोग जानते हैं। इंडिया जब पाकिस्तान नहीं और इंडिया अलहदा अलहदा नहीं थे, तो यहाँ पे लाहौर में एक कॉलेज बना था, MAO कॉलेज। वो आप गूगल करेंगे ना तो आपका भी उसमें हिस्सा, इंडिया का हिस्सा भी आ जाएगा। ठीक है जी। वहाँ पे मैं प्रोफेसर इंग्लिश, फिर मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज में प्रिंसिपल भी रहा, और कुछ 34 साल से पढ़ाई में लगा रहा। मैंने LLB भी किया हुआ, यानी कि लॉ ग्रेजुएट भी हूँ। लेकिन मुझे शौक किस चीज़ का था कि एक तो झूठ ना बोलूँ, जो कि आम तौर से समझा जाता है कि लायर को, एडवोकेट को बोलना पड़ता है, और दूसरा मेरा रिसर्च ओरिएंटेड माइंड था। हालांकि मैं अंग्रेजी का प्रोफेसर, अगर कोई एकेडमी खोल लेता तो बैठ के आराम से मतलब एक तो कमाता, लेकिन मुझे शौक था किस चीज़ का, रिसर्च का, खिदमत खल्क का। तो मुझे होम्योपैथी की तरफ ले आई। और आज देखें कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया से भी इतने इतने पैंट बड़े सर बड़े है कोई। डॉक्टर साहबान मेरे साथ हैं। धन, तो आपसे भी गुजारिश यही धन्यवाद है जुबैर साहब। कि अपनी लगन लगन सच्ची रखिए। और बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू। धन्यवाद जुबैर साहब, आपने मेरी तरफ से ही अपना परिचय दे दिया। एक्चुअल में ये मेरी तरफ से परिचय था, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि मैं अभी आपको बताऊंगा कि मैं एक आज एक मेडिसिन का पेशेंट हुए जा रहा हूँ बार बार। तो मैं बाद में बताऊंगा और कैसे उस मेडिसिन तक पहुंचा जा सकता है। तो पिछली बार मेरी टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स पे आप लोगों से चर्चा चल रही थी। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स सम टोटल्स ऑफ सिम्टम्स के लिए नहीं कहते। इसको ठीक से समझना पड़ेगा कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम क्या है। कई लोगों को शायद लगता है कि 2-4 सिम्टम जो बड़े इवैल्यूएटेड हैं उन्हीं को टोटलिटी ऑफ सिम्टम कहा जा सकता है, या 10-12 भी इवैल्यूएटेड। लेकिन आप ढंग से समझेंगे और पढ़ेंगे तो इवैल्यूएटेड सिम्टम का मतलब जो पुनर्मूल्यांकित किए जाते हैं, उसका मतलब वो एक भी हो सकता है, कोई सा भी। तो और इसी को एज ए होल भी कैसे कहते हैं, तो मैं थोड़ा सा अपने शब्दों में जिस तरह से मैं समझा हूँ
से मैंने एक्सपीरियंस लिया है उसके हिसाब से मैं आप लोगों से थोड़ा सा चर्चा करूंगा, और जो चर्चा में हिस्सा भी लेना चाहेंगे तो उनका स्वागत भी है। बहुत कुछ तो अभी मैं पहली बार रहा हूँ। अब जैसे कि पिछली बार डॉक्टर जुबैर साहब ने कहा था कि डॉक्टर साहब आप रवां हो जाए, तो वाकई मैं अभी शुरुआत कर रहा हूँ, रवां होने जा रहा हूँ। तो पिछले जो 2-3 साल पहले जितना मैं फ्लो में बोलता था, एक्सपर्टी थी, तो वो धीरे धीरे आ जाएगी। काफी समय से मैं मूक बैठा हूँ, जंक लगा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा कई चीजें मैं अटक भी सकता हूँ। और हो सकता है मैंने आप लोगों से आधा घंटा भी बोला, हो सकता है 15 मिनट ही बोलूं, हो सकता है अगर मूड ठीक होता रहे तो मैं 1 घंटा तक भी आ सकता हूँ। तो देखिए, जब मैंने टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की बात कही थी और जिस मेडिसिन की मैं बात कर रहा था, इससे पहले मैं डॉक्टर मान साहब को सम्मान देते हुए एक रूब्रिक ले रहा हूं। माइंड फियर एक्सीडेंट ऑफ फैटल एक्सीडेंट एफ इज थ्रेटन्ड बाय सम। इसका क्या मतलब है कि अगर व्यक्ति फैटल एक्सीडेंट से डरता है तो बहुत सारी मेडिसिन है और उसमें एल्यूमिना नहीं है, लेकिन जैसे ही रूब्रिक फियर एक्सीडेंट ऑफ फैटल एक्सीडेंट एज इफ थ्रेटन्ड बाय सम, तो इसमें केवल एल्यूमिना है और फियर एक्सीडेंट ऑफ भी है। पता नहीं क्यों उसमें एल्यूमिना को नहीं लिया, क्योंकि एल्यूमिना सिंपल से में काम नहीं करती और इसे भी करती है। तो मेरे पास बहुत दिनों पहले एक लड़का आया था, उसको पूरी फैमिली आती थी देहरादून से ही, और उसकी शादी होने जा रही थी और वो बड़ा नाराज था अपने घर वालों पे, और अपने हाथ में चेन लेकर चारों तरफ इधर उधर घूम रहा था। तो मैंने कहा, क्या कर रहे हो? तो मेरा सम्मान जरूर करता था, कह रहा जी मेरे घर वालों ने शादी कर दी और उसे गुस्सा चढ़ रहा है, और कोई भी थोड़ा सा हाथ तापाई करता तो सीधा चाकू निकाल के मारने की इच्छा होती है, चेन मार दे, कुछ भी कर दे। तो कुछ देर बाद थोड़ा सा बोला भी, मैंने कहा हुआ कैसे ही है? तो साथ में कहने लगे, डॉक्टर साहब मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट दे दीजिए, मैं पहाड़ में श्रीनगर नहीं जाना चाहता हूँ। मैंने कहा क्यों नहीं जाना चाहता? कहता सब गाड़ी में कार चलाता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, तो मेरा काम ड्राइवरी का है, तो मैं ज्यादा देर तक अब पहाड़ में गाड़ी नहीं चला सकता। मैंने कहा क्या हुआ? तो उसने वहां पे उस समय एक एक्सीडेंट देख लिया था अपने सामने, किसी ट्रक को गिरते हुए देख लिया था, और उसके बाद से उसकी ये हालत हो गई। तो उसका जो सिम्टम था, तो मैंने डॉक्टर मान साहब की एक पुस्तक है माइंड एंड होम्योपैथी, उसमें ये पढ़ा था ये रूब्रिक, तो मैंने उस पर अप्लाई किया और बड़ा दूसरे दिन से उसका पागलपन, उसके घर वाले बड़े खुश होकर आए और पूरा रूटीन में आ गया, और उसने उस लड़की से बाद में शादी भी कर ली, जिसके लिए एग्रेसिव हो रहा था बहुत ज्यादा। पहले किसी के साथ और लव मैरिज थी या वो थी। तो इसमें मैं अगर सिम्टम्स के, बहुत सारे सिम्टम्स के चक्कर में फंसता तो शायद मैं उसको एल्यूमिना नहीं दे सकता, क्योंकि बार बार एक ही बात उसने और सिम्टम्स से सब बार बार कि बस मेरे को किसी तरह से मेडिकल सर्टिफिकेट दीजिए, मुझे पहाड़ों के घुमावदार सड़कों से बचाइए, क्योंकि उसने जो एक्सीडेंट देखा था उसको 3-4 बार बोल दिया उसने। तो यही उसका टोटलिटी ऑफ सिम्टम था, बार बार भी उसी को सिम्टम, एक ही सिम्टम्स को बार, हालांकि उसको पागलपन के दौरे पड़ रहे थे, मारने की भी इच्छा हो रही थी, चाकू भी मारने की इच्छा, चाकू लेके भी घूम रहा था, ये एल्यूमिना की तरफ भी जा रहे थे ये, लेकिन उस समय तक उसने ये बात मुझे नहीं बताई थी। बाद में उसके घर वालों ने बताया, अरे ये तो दिन रात लेकर चाकू लेकर हम लोगों के बीच में रहता है, कह रहा मैं मार दूंगा, तुमने कैसे उस लड़की से मेरी शादी करा? सर एक बार रूब्रिक रिपीट कर दीजिए। फियर एक्सीडेंट ऑफ एज इफ, नहीं ये सर ये रूब्रिक है, फियर एक्सीडेंट ऑफ फैटल एक्सीडेंट एज इफ थ्रेटन्ड बाय सम। ये रूब्रिक मुझे इसी तरह से समझ में आया कि जैसे किसी दूसरे एक्सीडेंट, मतलब किसी एक्सीडेंट से अगर वो थ्रेटेंड हो गया, डर गया, जो भी है, तो इसका अर्थ यही निकला था, और उसके बाद से उसे एक्सीडेंट का डर लगने लगा। तो इसी तरह से वैसे अधिकतर मैं इस तरह के सिम्टम्स पे जो भी सिम्टम्स लेता हूँ डायरेक्ट लेता हूँ, पर कभी कभी मेटाफोर भी ले लेता हूँ। इसी तरह की एक पेशेंट मेरे पास आई थी और उन्होंने कहा था कि उनको साइटिका और काफी समय से है, और मैं काफी मेडिसिन भी दे चुका था, 4-5 होम्योपैथिक डॉक्टर उसको मेडिसिन दे चुके थे। तो उन दिनों में नया नया आया था और नया नया माइंड मेथड सीख रहा था। सब शायद पता नहीं कितने साल पुरानी बुक थी, तो बहुत पहले, मुझे याद भी नहीं आ रहा कि मैं सहगल के साहब के पास गया था समझने के लिए, सीखने के लिए, उस समय की मैं बात कर रहा हूं।
तो मेरे कई साथी थे जो सहगल साहब के साथ रहते थे, उन्होंने उनको रिपोर्टें लिखने में भी कुछ मदद करी। मेरठ से ही थे और मेरे ख्याल मेरठ और दिल्ली का तो बहुत संबंध है। तो सहगल साहब को मैंने अपने जूनियर से समझाया, जो मेरे से 5-10 साल जूनियर थे, उन्हीं को मैंने बाद में गुरु बनाया। और उसके बाद पढ़ते पढ़ते ये बुक मेरे पास माइंड एंड होम्योपैथी लगी, तो उसके बाद मैंने इस पुस्तक को ही अपना गुरु माना। और इसी को समझते हुए मना भाव मेरा ग्रुप है, उसमें मान साहब का, मैडम नीलम जी का और डॉक्टर नीलम जी का और डॉक्टर भूपेंद्र जी का पहला प्रोग्राम मैंने अपने मना भाव प्रोग्राम में कराया था। और मना भाव आज का नहीं, बहुत पुराना, जब सब मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा स्टार्टिंग में व्हाट्सएप ग्रुप माइंड मेथड के लिए मैंने ही उसको खोला था। और मैं बहुत समय से चाह भी रहा था कि डॉक्टर मान साहब से कैसे मुलाकात हो। तो आप जाते हैं जहां चाह वहां रहा। तो आइए, मैं ज्यादा थोड़ा सा विषय से भटक गया हूं, लेकिन कई बार सम्मान आता है कूट कूट के, तो यहाँ से गुरुओं के प्रति मैं कृतज्ञ हूं, तो इसलिए थोड़ा बार बार इसका निकलना स्वाभाविक है। तो फिर जो एक्सीडेंट ऑफ फैटल एक्सीडेंट एज इफ थ्रेटेंड बाय सम, इसको दोबारा से लेते हैं। तो मेरे पास तो पेशेंट आई थी, तो ठीक नहीं हो रही थी, वो साइटिका था उसको। तो मैं अपनी चिर परिचित औषधियों को बार बार दे चुका था। तो मैंने कहा भाई दिक्कत क्या हुआ? कह रहा डॉक्टर साहब दिक्कत तो ये नहीं है, ये दर्द बहुत हो रहा है, और पहले भी मुझे 2 साल पहले हुआ था, और ये दर्द उतना ही कहीं ना चले जाए। मैं ऐसी सीधा शब्द में बोला था कि मेरे साथ वो घटना घटी थी। तो नेचुरली उसने घटना बोली तो मेरे माइंड में सीधा दुर्घटना आ गई, बुरी घटना आ गई। तो फिर सीधा सा रूब्रिक मैंने उसमें फियर एक्सीडेंट ऑफ फैटल एक्सीडेंट एज इफ थ्रेटेंड बाय सम, मतलब उसको पहले पास में जो साइटिका से उसकी जो दुर्घटना, साइटिका वाली जो दुर्घटना थी, उस वही दुर्घटना कहीं दोबारा उसकी पनप न जाए। तो इस तरह से मैंने इसका मेटाफोर भी बनाया था। और मजा की बात यह थी कि उसका तीसरा चौथे दिन उसका साइटिका में काफी आराम मिल गया था। मैंने बार बार तो उसको मेटाफोरिकल यूज नहीं किया, और फिर भी मुझे ये कहना पड़ा। और मान सबको सम्मान देने के लिए मैं यहाँ से फिर अब असली मुद्दे पे चलते हैं, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स पे। तो यहाँ पे भी मैं बताना चाहता हूँ, इसमें काफी सिम्टम भी आ रहे थे, लेकिन टोटलिटी ऑफ सिम्टम बार बार जब वो ये बोल रही थी, तो ये उसका टोटलिटी ऑफ सिम्टम था, जिसे पेशेंट दूसरे शब्दों में एज ए होल भी कह सकते हैं। अपने को पेशेंट एज ए होल रिप्रेजेंट कर रही थी। तो यही इंडिविजुअलिटी भी कुछ डॉक्टर्स ने, कुछ लोगों ने अलग अलग भाषाओं में हमको समझाया। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपको थोड़ा सा इस और भी आपकी दृष्टि ले जाने की कोशिश करूंगा कि कैसे मैट्रिया मेडिका में वही शब्द रिपर्टी में किन शब्दों में लिखे गए हैं, जिससे कि बहुत अच्छी तरह से बातें स्पष्ट हो जाएंगी। तो थोड़ा सा मैं बीच बीच में अपने अनुभव भी सुनाता रहूंगा, शायद तभी आप लोगों को आनंद आएगा। यहाँ पे मेरे मित्र डॉक्टर जवाहरलाल जी भी आए थे, मुझे नहीं मालूम कि अभी जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं। मेरे मित्र एक और है डॉक्टर ततराल जी, जुड़े हुए हैं। नमस्कार जवाहरलाल जी। और डॉक्टर ततराल जी, जितने उनसे तो बहुत ही चर्चा होती रहती है। तो जो शुरुआती जो दौर था मेरा डॉक्टर जवाहरलाल जायसवाल जी से ही शुरू हुआ है। तो अगर मौका मिलेगा तो नेट्रम म्यूर पर जो इन्होंने मुझे समझाया था, मैं नेट्रम म्यूर की पिक्चर आपके समक्ष रखूंगा। तो कई गुरु हैं इसमें। डॉक्टर ततराड़ी जी से मैं काफी फिलॉसफी के बारे में बात करता था, शायद उनकी फिलॉसफी बहुत अच्छी है, ऑर्गेनाइजिंग फिलॉसफी। कभी मौका मिलेगा तो उनसे चर्चा का भी, उसका भी मौका मिलेगा। एक बार उनका भी आभार, शायद वो भी इस यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो मित्रों, मैं बात कर रहा था टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की। तो जैसे कि मैंने कहा कि एक सिम्टम बार बार अगर रिपीट करता है तो उसका आपने देखा होगा कि रिपर्टरी में 1, 2, 3 वेट भी देना होता है। कई बार पेशेंट एक ही सिम्टम को बार बार बोलता है, कि जैसे कि मान लीजिए मैं थोड़ा सा कहता हूँ कि डॉक्टर साहब सब कुछ ठीक है, मुझे बस ठीक होना है, और मैं चाहती हूँ बस, काफी समय से मैं होम्योपैथिक नहीं सॉरी एलोपैथिक मेडिसिन ले रही थी, होम्योपैथिक भी ली है, पर फर्क नहीं पड़ा। पर मैंने किसी से आपका नाम सुना है, तो कृपया मुझे कोई मेडिसिन दे जिससे मैं ठीक ठाक हो जाऊं। तो भाई मेरे पास ही क्यों आए, या होम्योपैथी के पास ही क्यों आए, कि जी मैं चाहती हूँ कि मेरा रोग जड़ से मिट जाए, भले ही धीरे धीरे हो, पर जड़ से खत्म हो जाए। इसी शब्दों को और भी इसी तरह के भाव 25 तरह से प्रकट करती है। और उसके बाद उसका साइटिका है या चाहे कुछ भी है, तो कई सिम्टम से भी बताएगी। पर अगर उसने 3-4 बार मेरे को यही अगर इंडिकेशन दिया
कि वो परमानेंट ठीक होना चाहती है, तो इसका मतलब वो टोटलिटी ऑफ सिम्टम अपना बता रही है। तो इससे पहले कि हम पल्सटिला को देखें पल्सटिला क्या होती है कि बड़ी माइल्ड होती है, और माइल्ड ही जो होता है वो उस रोग को सह सकता है, वो तेजी में नहीं रहती है क्योंकि स्वभाव ही उसका बड़ा मृदु है। तो इस वजह से भी वो किसी रोग को काफी समय तक पाल सकता है, उसे बहुत दर्द नहीं होता, उसको सह सकती है। तो वो धीरे 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 अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहती है। तो इसको सहगल साहब ने बहुत ही अच्छा लिया, कैरी डिजायर टू बी स्लो। अधिकतर मेडिसिन है जिसमें कैरी डिजायर टू बी फास्ट है, लेकिन कैरी डिजायर टू बी स्लो पल्सटिला में ही है। और मैं यहाँ उत्तराखंड एरिया में रहता हूँ, यहाँ बड़ी सभ्य लड़की लेडीज रहती हैं, माइल्ड रहती हैं, तो अधिकतर मेरी 30% मेडिसिन पल्सटिला ही चलती है। इसी से मेरे कई पीठ के दर्द से लेकर जो रस्ट से ठीक नहीं होते, पल्सटिला के इसी सिद्धांत से ठीक हो जाते हैं। और केवल एक ही सिम्टम में उसमें लेता हूँ, कैरी डिजायर टू बी स्लो। बहुत और अन्य है, पर लेकिन अधिकतर जो इसका जो पिन है, किंग पिन, कैरी डिजायर टू बी स्लो है। तो स्लो का मतलब जैसे आपने देखा होगा कि भाई व्यक्ति को अगर किसी को प्यार भी करना है तो वो बच्चा भी चाहता है कि धीरे धीरे उसको मैग्नेटाइज किया जाए, हल्का चाहती है। तो इस चीज से आपको पल्सटिला का भाव आ जाएगा। कैरी डिजायर टू बी स्लो ही क्यों, इसके बारे में मैं 2-4 शब्द डॉक्टर हनीमैन साहब ने क्या लिखा उसको पढ़ना चाहता हूं। मेरे पास डॉक्टर सिद्धांतालंकार की पुस्तक है और उसमें जो लिखा हुआ है मैं उसको बताना चाह रहा हूं। पल्सटिला का जो पेशेंट होता है लज्जाशील, नम्र, कोमल, क्रंदनशील तथा दीर्घसूत्री स्वभाव का होता है। यहाँ पे दीर्घसूत्री स्वभाव का ही मतलब कैरी डिजायर टू बी स्लो है कि वो परमानेंट ठीक होना चाहता है। वैसे मैंने अपनी रिपर्टरी में अपनी स्पेशल रिपर्टरी बनाई, तो मैं स्लो को भूल जाता हूं, तो मैंने अपनी रिपर्टरी में इसको कैरी डिजायर टू बी परमानेंट लिख दिया है, कहीं मैं भूल ना जाऊं, इतना अच्छा है ये। तो यहाँ पे इस औषधि इसके बारे में लिखते हैं कि इस औषधि की प्रकृति की स्त्री लज्जाशील, नम्र, मृदु, कोमल स्वभाव की होती है। विषयों में उसे पहचाना जा सकता है। वह इतनी मृदु स्वभाव की और मीठे बोल की होती है कि उसके मुख से किसी के लिए कड़वी बात ही नहीं निकलती। उसे कोई कुछ भी कह दे वह सब सह लेती है। अत्यंत धैर्यशील होती है। उसके नम्र, मृदु तथा कोमल स्वभाव के कारण ही सब उससे चाहते हैं। वह किसी से झगड़ा नहीं करती। पति के साथ उसका व्यवहार सदा प्रेम और सौजन्य का रहता है। कई स्त्रियां कर्कशा होती हैं, पति को एक दो सुना देती हैं, वह ऐसी नहीं होती है। उसके कोमल स्वभाव को देखकर लोग उसका नाजायज फायदा भी उठाया करते हैं। वह किसी बात में निर्णय पर नहीं पहुंच पाती, सदा सोचती है कि क्या करूं क्या ना करूं। दृढ़ निश्चय का उसमें अभाव होता है। तुरंत फुरत काम कर डालना, मुस्तैदी से बिना झिझक के जो मन में आया उसे उसी समय निपटा लेना उसे नहीं आता, क्योंकि वह हल्के स्वभाव की है, धीरे स्वभाव की है। सबकी बात बने यही सोचता करती है और यही कारण है कि सब उसे चाहते हैं। तो इस विषय में डॉक्टर हनीमैन साहब ने जो इंग्लिश में जो लिखा है, पल्स पर लिखते हुए वो लिखते हैं, इसको जरा गौर से पढ़ना पड़ेगा। इसमें 2-3 बार पढ़ूंगा और इसको बार बार कई ग्रुप्स में इस चीज को मैं जरूर डालता हूँ, क्योंकि मैं कहा कि मैं 30% जो रोगिणी होती हैं, खासकर लेडीज क्या जेंट्स, कभी मौका मिला तो मैं बहुत सारे केसेस आप लोगों के पास प्रेषित करूंगा। और इसी के आधार पर जब मुझे कैरी डिजायर स्लो और का पता कैसे चला, हनीमैन के बाद ही मुझे इस पर विश्वास हुआ, इन कथन के बाद, कि भाई ये सहगल साहब ने बहुत ही अच्छा लिखा है और इस पर चलना चाहिए। तो इसके विषय में डॉक्टर हनीमैन साहब क्या लिखते हैं, पल्सटिला इज स्पेशली अडेप्टेड फॉर स्लो एलिमेटिक टेम्परामेंट्स and little suited for person who form their resolution with rapidly and quick in their movements, even though they may appear to be good tempered। इसका मतलब ये हुआ है कि अर्थात यह औषधि दीर्घसूत्री स्वभाव के लोगों के लिए ही उपयुक्त है। जो व्यक्ति झटपट अपना निर्णय कर डालते हैं और हर काम में तेजी दिखाते हैं, चाहे वह कितने भी माइल्ड स्वभाव के हों, मृदु स्वभाव के हों, तो यह मेडिसिन उनके लिए उपयुक्त नहीं है।
कहने का तात्पर्य है कि कई गुण, उसके कितने भी गुण पल्स चला के मिल जाएं, लेकिन वह अगर यदि परमानेंट डिजायर वाली नहीं है, रोग से मुक्ति पाने के रूप में, तो यह मेडिसिन उसके लिए उतनी उपयुक्त नहीं होगी। जबकि हम जानते हैं और हमने अच्छी तरह पढ़ा है कि सबसे ज्यादा माइल्ड जेंटल पल्सटिला होती है। पर इससे भी सबसे बड़ा गुण है दीर्घ सूत्री स्वभाव, कैरी डिजायर टू बी परमानेंट और कैरी डिजायर टू बी स्लो। तो कैरी डिजायर टू बी परमानेंट तो डॉक्टर मुंडेपी ने अपना रूब्रिक बना रखा है। आप लोग भी अपना रूब्रिक बनाना चाहें तो मैं किसी दिन एडिट करके आपको नई रिपर्टरी भी से कैसे बनाते हैं, उस किसी दिन अगर सेमिनार होगा, वेबिनार होगा, तो उसमें मैं समझा सकता हूँ। बड़ा ही आसान तरीके से अपनी रिपर्टरी एक डेवलप की जा सकती है, साथ साथ रडार वगैरह, सिंथेसिस वगैरह सब चल सकते हैं। और इसी तरह से मैं कई जनरल सिम्टम्स को माइंड में रूब्रिक में कन्वर्ट किया है, और कई जो पर्टिकुलर है तो उनको भी मैंने इसी में किया है। तो चलिए फिर एक बार बात करते हैं टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की। तो कैसे होता है या किंगपिन क्या होता है, करीब करीब दोनों एक ही जैसे मुझे प्रतीत होते हैं। तो मित्रों, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं आज जो हो रहा हूं, एक किसी मेडिसिन का पेशेंट हो रहा हूं। मैं आप लोगों के पास आने से पहले भी 2-3 बार यूरिन गया था और बार बार गला साफ करने के लिए बाहर गया था। तो ये मेरा एंटीसिपेशन था। एंटीसिपेशन को आप हिंदी में अर्थ देखेंगे तो लोग कहते हैं पूर्वाभास। लेकिन इसको ये एंटीसिपेशन नहीं, बहुत सारी मेडिसिन में डॉक्टर साहब एंटीसिपेशन, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम और जैल्सिमियम का तो खास लक्षण है, एकोनाइट में ज्यादा है। लेकिन थोड़ा सा आप रिपर्टरी को भी देखेंगे तो उसमें ये चीजें मिलेंगी। जो एंटीसिपेशन है, मैं इसमें से एक मिनट रिपर्टरी में से निकाल के बताता हूँ कि एंटीसिपेशन में कितनी मेडिसिन है। और एक सेकेंड, मैं निकाल रहा हूँ एंटीसिपेशन। सर मैं भी माजरत से, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आप इतनी दिलेरी से पढ़ा रहे हैं कि आप होते हैं लोग जो जिनको कहते हैं दोगले या अफेक्टेशन वाले, वो छुपाते हैं, कंसीलमेंट में रहते हैं, लेकिन आपके साथ जो बीती है ये हमें कभी नहीं भूलेगी। और आपका ये सिखाने का और बीइंग बोल्ड एनफ टू से एवरीथिंग अबाउट योर इनर सेल्फ, आई एम थैंकफुल टू यू। और नेक्स्ट थर्सडे को मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि रिपर्टरी बनाने का तरीका भी ये भी जरा सोच लीजिए। तो आप सर अपना शुरू कीजिए। सॉरी कि मुझे इंटरप्ट करना पड़ा, लेकिन मैं आपकी रह नहीं सका मोहब्बत की वजह से। थैंक यू जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर जवाल जी, एंटीसिपेशन में तो एक छोटा जनरल रूब्रिक है, ये सामान्य रूब्रिक है। किसी भी रूब्रिक को मेडिसिन तब पूर्ण होती है जब उसको सब रूब्रिक के साथ बनाया जाए, मतलब उसे एम्यूलरेशन वगैरह से तोला जाए, एग्रावेशन से तोला जाए। तो इसमें एंटीसिपेशन में तो अर्जेंटम नाइट्रिकम सबसे ज्यादा ऊपर है, और एकोनाइट को केवल 1 नंबर मिला हुआ है, कैलक्रिया कार्ब है, और जैल्सिमियम तो है ही। क्योंकि मैं बचपन में काफी समय जब मेरा इंटरव्यू एग्जामिनेशन के लिए जाता था तो मुझे दिक्कत होती, मैं बार बार घबरा के यूरिन जरूर जाता था। हालांकि आप जानते थे मैं कॉलेज में कितना दिलेर था, नेता भी रहा हूँ, प्रेसिडेंट भी रहा हूँ कॉलेज में। उसके बावजूद भी एग्जामिनेशन का फेयर में क्या हालत रहती थी, और हालांकि उसके बाद बहुत अच्छे जाते थे मेरे प्रैक्टिकल्स वगैरह। तो ये मेरे साथ होता रहा है, तो इसी पर मैं चर्चा करूंगा। तो एंटीसिपेशन की का मतलब होता है किसी चीज की अनुमान लगाने की क्रिया, अगर ठीक से हमको समझे इसको। तो पूर्वाभास में तो ये होता है कि असर के पहले ही आभास हो रहा है, ठीक है। और अगर दूसरे शब्दों में और मैथमेटिक्स के शब्दों में मैं कहूं तो किसी बात की इंतजार से घबराहट पैदा होना। तारिक साहब, अब मैंने थोड़ा सा उर्दू में भी बोला, तो हालांकि मैं कोशिश, मेरी हिंदी बहुत क्लिष्ट रही है, बहुत क्योंकि उत्तराखंड का हूँ, संस्कृत निष्ठ रही है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ हिंदी, सामान्य हिंदी बात करने की। तो जहाँ मुझे नहीं मालूम सर, जहाँ प्योर हिंदी हो ना सर, तो वहाँ पे कोई मुझे इंग्लिश का वर्ड यूज कर लिया करे सर, अगर ठीक वो तो ठीक है सर। जी सर, इतना तो समझ में आ रहा हूँ। क्लिष्ट से मतलब बहुत ही प्योर से मतलब है मेरा।
जी जी चूंकि आदत पड़ी हुई है, पारिवारिक स्टेटस ही ऐसा रहा है कि उसी में पले बड़े हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कई बार मेरे मुंह से कोशिश तो मैं कर रहा हूँ कि ना आए, पर फिर भी। तो एंटीसिपेशन का जो मैथमेटिक्स के हिसाब से इसको अगर देखा जाए तो आयुर्वेद में द्रव्य गुण भी बोला जाता है, तो द्रव्य को ही मैथमेटिका बोला जाता है। तो उसके हिसाब से किसी बात की इंतजार करते समय घबराहट का पैदा होना। तो देखिए एंटीसिपेशन कैसे होता है, तो इसमें जैसे मैंने टोटलिटी ऑफ सिम्टम का बात बताई है, तो इसका जो किंग पिन है एंड इसका अर्जेंटम नाइट्रिकम का या जेल्समियम का, ये है, थैंक यू निधि जी, तो ये है फियर। इससे पहले मैं एंटीसिपेशन से मतलब जो मैंने आपको बताया ना किसी चीज का अनुमान लगाने पे, तो पहले देख लेते हैं हम एक और बात करते हैं कि कैसे ये रूब्रिक है। तो मुझे सबसे अच्छा इसका रूब्रिक लगता है और जो खास लगता है, जो मेरा पर्टिकुलर है, वो फियर इंटरव्यू ऑफ। जैसे कि आज मेरा इंटरव्यू था आप लोगों के साथ, वैसे तो इंटरव्यू तो बोला जाता है कि विचारों का आदान प्रदान, पर हिंदी में थोड़ा साक्षात्कार बोला जाता है, मतलब आकार के साथ साथ। तो वीडियो में साक्षात आकार ही होता है। साक्षात्कार का मतलब विद ऑडियो वीडियो के साथ, ये समझ लीजिएगा जुबेर साहब। फेस टू फेस, फेस टू फेस, बिल्कुल फेस टू फेस, बिल्कुल बहुत अच्छा आपने बोला, समझ गया मेरा, है ना। तो इसी में मुझे थोड़ा सा स्टेज फेयर की भी बात आ रही थी, क्योंकि आज मैं स्टेज में भी हूं। तो परसों मेरी आप लोगों से चर्चा हो रही थी कि मान लिया जाए 5-6 अलग अलग व्यवसाय से संबंधित व्यक्ति हैं। एक स्टूडेंट है, दूसरा नेता है, तीसरा ड्राइवर है, चौथा स्टेज कलाकार है, पांचवा पंडित, मौलवी या पादरी में से एक समझ लीजिएगा, और इसी तरह से अन्य, या माँ है। तो कैसे सब कुछ मिलकर एक ही होता है और हम बार बार रूब्रिकों को कैसे समझ सकते हैं। देखिए अगर हमने माँ, ड्राइवर, स्टेज में जिसका काम होता है, नेता या कलाकार, है ना, इनको अगर मेडिसिन दी है, अर्जेंटम नाइट्रिकम दे दी हमने, मान लिया जाए उसको प्रूविंग के लिए, तो इन सबको हमने मेडिसिन दी, तो इसके बाद उन पे क्या होगा। स्टेज का कलाकार जो है, जो पहले करता रहा, तो स्टेज में जाने से पहले डरने लग जाएगा, उसको एंटीसिपेटरी भय होने लग जाएगा, एंटीसिपेटरी फियर होने लग जाएगा। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम का एंटीसिपेशन किस में है, स्टेज फियर है मेनली, या फियर एग्जामिनेशन है। फियर एग्जामिनेशन भी इसको एंटीसिपेशन की वजह से है, और जेल्समियम में भी सेम, दोनों में। तो अब एक बच्चा है, उसको भी अर्जेंटम नाइट्रिकम दी, तो उसको क्या होगा, फियर एग्जामिनेशन होने लग जाएगा, और फियर फेलियर ऑफ। क्यों? क्योंकि उसका इंटरव्यू किससे है, एग्जाम से है। और फेलियर भी क्यों है, क्योंकि अभी से उसको एंटीसिपेटरी हो गया, तो उसको लगने लग गया यार कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मेरे साथ कुछ ना हो जाए। ड्राइवर साहब हैं, तो ड्राइवर जब स्ट्रीट में जाते हैं, क्रॉस करते हैं, तो उनको भी फेयर होने लग जाएगा, अर्जेंटम नाइट्रिकम। एक्चुअली में उनका इंटरव्यू किससे पड़ता रहता है, ट्रक से या कार से, जो ड्राइवर है। तो फियर और क्राउड इन स्पेशली। तो नेता या किसी कलाकार का स्टेज से क्या होता है, इंटरव्यू होता रहता है। तो जैसे स्टेज में जाने की बारी आती है, या किसी का भी, या स्टेज में जाता है, तो उससे स्टेज फ्राइट हो जाता है, तो वो घबराने लग जाता है। भले उसके बाद वो ठीक हो जाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि रस्टॉक्स में क्या होता है कि पहले पहले चलने फिरने में दर्द होता है, और उसके बाद कंटिन्यूस चले तो आराम मिल जाता है। तो यही माइंड में अर्जेंटम नाइट्रिकम की स्थिति में भी होता है, और जेल्समियम की स्थिति में भी होता है, कि शुरू में जाता है वो लड़खड़ाता, और उसके बाद जब बोलता तो फिर बोलता जाता है। अब देख रहे होंगे आप, मैं शुरू में लड़खड़ा रहा था, हालांकि मैं लड़खड़ाने पहले ही मुझे लगा यार मित्रगण है तो घबराऊंगा नहीं, तो मैं अब तो नहीं घबरा रहा हूं, पर मुझे लग रहा था यार मैं अब कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। यही मेरा एंटीसिपेटरी फियर था। सर क्या बात है ना, कि मैं अनुमान लगा रहा था जी, अनुमान लगा रहा था यार पता नहीं क्या होगा, आज कितने दोस्त आएंगे। मान साहब का नाम आते मैं थोड़ा और घबरा गया,
तो ये मेरा एंटीसिपेट अनुमान लगा रहा था। तो मैंने बताया कि अगर मान लिया जाए यही औषधि मैंने माँ को दी, तो माँ का कैसे होगा फेयर इंटरव्यू ऑफ। अगर मान लिया जाए उसके बच्चे ने बोला, जुबैर साहब आप इस समय कौन सी जगह रहते हैं लाहौर के अलावा, जहां आपका लाहौर एक जी नारोवाल सर, नारोवाल हाँ करतारपुर के बिल्कुल साथ सर। और जो जी 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 करतारपुर तो आना चाहे तो मुझे बता दे, मैं इस्तकबाल करूंगा करतारपुर वालों का। जी 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 जी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मान लिया जाए उनका लड़का लाहौर में है, तो करतारपुर या नारोल जो भी आप कह रहे हैं वहां मां रहती है, और उसे पता चलता है कि उसका लड़का आने वाला है, उसके लड़के ने टेलीग्राम दिया या उस पर लिख दिया कोई मैसेज कि माँ मैं आ रहा हूं, तो उसको तब तक बेचैनी होती रहेगी माँ को कि यार बेटा अभी तक आया नहीं, पता नहीं बेटा तो लाहौर से आना था, उसे चिंता होने लगती है, उसके इंतजार में परेशान होने लग जाती है, और माँ को इसी परेशानी की वजह से दिन रात नींद नहीं आती, उसका समय काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये उसका एंटीसिपेटरी है, क्योंकि बेटा का आना, तो ये एंटीसिपेशन आप लोग समझ गए होंगे कि एंटीसिपेशन जो हिंदी भाषी है कि पूर्वाभास से हमारी बात नहीं होती है, इसका सही सही मीनिंग है। और खासकर अर्जेंटम नाइट्रिकम और जेल्सिमियम के मामले में यही है कि किसी चीज का अनुमान लगाने की क्रिया में बस ये है, और अगर फियर है तो लगाने में क्रिया में जो होने वाला भय या एंजाइटी। तो यहां पे मैं जो बात कर रहा था ना, तो बच्चा जब कई बार क्या होता है कि उसको कहीं एग्जामिनेशन में जा रहा है तो उसका एंटीसिपेटरी के चक्कर में उसको दस्त लगने लग जाते हैं, परीक्षा में जाने से पहले वो बार बार बाहर जा रहा है, यूरिन जाएगा, जैसे कि मैंने अपने बारे में आपको भी बताया था। अगर आपने शादी ब्याह में भी जाना है या व्याख्यान देना है तो उससे पहले भी शौच आने लगता है। अब मैं थोड़ा सा एक चीज बताया कि मैंने कहा पादरी या कोई पंडित जैसे ही गिरजा घर की घंटी बजती है या मंदिर की घंटी बजती है तो उसको फियर होने लगता है ना। तो वो क्यों, उसका साक्षात्कार पंडित का किससे होता है, मंदिर से। और मंदिर का जो समय कौन बताता है, घंटी बताती है। जैसे घंटा बजता है तो उसे बार बार उसको एंटीसिपेटरी फियर हो जाता है। तो जेल्सिमियम और इसका एंटीसिपेटरी फियर ये है। तो थोड़ा सा मैं रिपर्टरी में इसको निकाल के देख रहा हूं, कोशिश करता हूं आप लोगों को समझाने की। देखिए हमने जो फेयर एग्जामिनेशन था, तो फेयर फेलियर ऑफ एग्जामिनेशन इन, अगर देखें तो फेयर इंटरव्यू ऑफ और फेयर फेलियर ऑफ एग्जामिनेशन इन एक ही बात है। एग्जामिनेशन में भी वही लगता है यार कहीं मैं फेल ना जाऊं, और फेयर इंटरव्यू में भी यही लग रहा है। दूसरी बात मैंने बताया था कि फेयर क्राउड इन, अगर नेता है तो नेता का किससे पाला पड़ता है, या कलाकार का भीड़ से। उसने भीड़ में भाषण देना है, कलाकार ने भीड़ में भाषण देना है, तो उसे भीड़ में उसका साक्षात्कार होता है, तो उसका फियर एग्जामिनेशन ऑफ या फियर इंटरव्यू ऑफ क्या है, उसका स्टेज है, तो उसमें क्या आ जाएगा, फियर क्राउड, है ना, फियर फियर क्राउड। क्राउड ऑफ या फियर क्राउड नहीं। और बच्चे का मैंने बताया था कि फियर फेलियर इन, कोई बिजनेसमैन है, अगर आप देखेंगे फियर फेलियर ऑफ बिजनेस, तो सेम मेडिसिन ही निकलेंगे। अर्जेंटम बहुत सारी मेडिसिन है, पर इसमें अर्जेंटम नाटिका और जेल्सिमियम, थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि आप लोगों का ध्यान इधर भी चले। तो वही चीज जो मैंने बताया था कि गिरजा घर का पादरी वगैरह हमने जो पढ़ा था एलन की नोट में, कि उसके आने से पहले वो घबराने लगता है जैसी, तो उसका रूब्रिक कैसे बनता है, कैसे लिखा हुआ उसमें, माइंड, फियर, चर्च, ओपेरा, बिग हॉल और पब्लिक शो व्हेन रेडी टू गो टू। जैसे ही वो अपने मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर की तरफ जाता है तो उसको फियर होने लगती है, उसको डर लगने लग जाता है, और वहां पे जाके क्योंकि उसने लोगों ने उसके मंत्र सुनने हैं या जो भी सुनना है, तो थोड़ी देर में घबराएगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा। इसी को दूसरे रूप में, क्योंकि जब पब्लिक से नेताओं का पाला पड़ता है तो इसी रूब्रिक को थोड़ा सा घुमा के दूसरे डॉक्टर्स ने किस तरह से लिखा है, माइंड, टिमिडिटी, पब्लिक अबाउट अपियरिंग इन। ये भी नेताओं के लिए या जो जिनका काम भीड़ से पड़ता है या पब्लिक प्लेसेस से पड़ता है, पब्लिक प्लेस में नेचुरली पब्लिक को कुछ ज्ञान देना है या कुछ बोलना है, तो यही बात वहां पे भी आ जाती है।
तो दोस्तों ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूं मैं कि केवल मेडिसिन में इसमें ही है, और हमने बुक में भी एक्चुअली ये यही इस तरह के इनकी टोटलिटी दे रखी है। तो रिपर्टरी के बाद अगर यदि आप मैथमेटिको को पढ़े या मैथमेटिको और दोनों रिपर्टरी को समझे, तो बहुत सारी चीजों का क्लियरेंस हो जाती है, आपस में थोड़ा इनका सामंजस्य है, आप राइट मेडिसिन तक पहुंच पाते हैं। और जब धीरे धीरे विज्ञ हो जाते हैं तब दिक्कत नहीं है। इसमें एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि माइंड मेथड में ग्रेडेशन नहीं लिया जाता, मतलब जैसे कि डॉक्टर कैंट ने दिया है वेटेज कि 1 नंबर का सिम्टम है, 2 नंबर का सिम्टम है या 3 नंबर का, ऐसा माइंड मेथड में नहीं दिया जाता है। कारण यह है कि माइंड मेथड वाले अधिकतर सहगल साहब के जो स्टूडेंट हैं वो अधिकतर इवैल्यूएटेड सिम्टम पाने में पारखी हैं, पर अगर नए नहीं हैं तो उनको ग्रेडेशन भी देकर और भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, ये मैंने अच्छी तरह से समझा है। जैसे कि मैं अधिकतर 1-2 रूब्रिक ही लेता हूं, और वही डॉक्टर साहब का जो डॉक्टर सहगल साहब ने जिसे डोमिनेंट, प्रीडोमिनेंट और परसिस्ट, और तीसरा पी का नाम अभी मुझे परसिवरेंस। तो थ्री पी का मतलब भी यही है कि जो सबसे डोमिनेंट है, सबसे जो चला आ रहा है अभी तक लगातार चल रहा है, तो उसको ही हमने जो दूसरे शब्दों में बोला है डोमिनेंट सिम्टम को ही ग्रेडेड सिम्टम बोला है। टोटलिटी ऑफ सिम्टम अगर ढंग से समझे तो इसका कहीं ना कहीं सामंजस्य इस बात के साथ ही बैठता है। आज ही सुबह मेरे पास पेशेंट आए थे या किसी डॉक्टर से मेरी बात हो रही थी, तो बात करते समय उन्होंने एक ही चीज मुझे कह रहे कि वो कुछ जर्मन में गए हुए थे, तो उनका इंटरव्यू था, तो उनसे पूछा भाई चलिए बात सब छोड़िए, एक ही बात मुझे आप बता दीजिए कि होम्योपैथी अन्य पद्धतियों से कैसे भिन्न है। तो उन्होंने अपने दोस्तों वगैरह को भी पूछा, यार मुझे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, तो उन्होंने कहा मैं 5-10 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूं, तो बता नहीं पाए, कोई भी नहीं बता पाया। तब फिर उनके किसी दोस्त ने उनको बताया यार केवल इंडिविजुअलिटी, तो उन्होंने जैसे बोला कि इंडिविजुअलिटी के कारण ही होम्योपैथी अन्य पैथियों से भिन्न है, तो उसी पे ताली बज गई। तो इसी को मैं टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की बात कर रहा था। टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स का मतलब समझ गए दोस्त लोगों? शायद नहीं समझे तो मैं फिर बोलना चाहता हूं कि इसका मतलब यह है कि जैसे एक आदमी को देखा, जुबैर साहब, तो जुबैर साहब की बातों से मुझे क्या लगा, ये प्रोफेसर है, या जुबैर साहब कुछ मेरे बारे में गलत मत सोचिए, या चालबाज है, या अपनी बातों में फांस देते हैं, ये कर देते हैं, या उनसे आप पहचान लेगा कि कुल मिलाकर जुबैर साहब क्या है। तो ये पता चलता है कि कुल मिलाकर जुबैर साहब, क्योंकि स्कूल में पढ़ाते तो जुबैर साहब प्रोफेसर है। या हम बोलते हैं यार कुल मिला के आदमी क्या लग रहा है, चोर लग रहा है कि पुलिस वाला लग रहा है, क्या लग रहा है, बातें तो एक ही जैसे कर रहे हैं ऐसे करके। तो आपने कुल मिला के समझना है कि वो व्यक्ति क्या है, यही टोटलिटी है, इसका इंडिविजुअलिटी क्या है, इंडिविजुअलिटी में यह व्यक्ति है क्या। तो सब चीजों का सामंजस्य यही बैठता है। तो यही मैं परसों जो चर्चा चली थी आपके ग्रुप में, तो उसमें मैं यही बात बताना चाहता था, तो मैंने कहा इसीलिए कहा था कि मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ चढ़ के आप लोगों से और चर्चा का विषय इसको बनाऊंगा। बड़ा अच्छा बताया आपने सर, बड़ा अच्छा बताया। तो और मुझे सर लगता है कि आप लोगों में काफी कुछ। एक लम्हा मुझे देंगे? जी जी। हाँ जी सर, मैं सभी जो पार्टिसिपेंट से गुजारिश करनी है कि अब हम एक हैं, अब जो हमारी मीडिया की जो सहूलत है उसने हमें एक कर दिया है। आप वहाँ बैठे हुए हैं, मैं इधर बैठा हुआ हूँ, लेकिन ऐसे लगता है कि कोई बैरियर दरमियान में नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि और साहबान इस ग्रुप में से जो चाहें कोई अपना अजहार ख्याल करना और मुस्तकिल तौर पे जुड़े रहना, मैं उनको दूसरे ग्रुपों में भी चाहूँगा कि ऐड करूँ। तो उसके लिए आपसे गुजारिश है कि मेरा नंबर नोट फरमा लें, अभी लिख लें, मैं लिखवा देता हूँ, और अपना नाम, एक्सपीरियंस, और जो कोई साहब चाहते हैं अजहार ख्याल फरमाना, नहीं भी चाहेंगे तो मैं लेक्चर में तो आपको कहीं 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 ना कहीं इनवाइट करता रहूँगा। तो नंबर मेरा प्लीज़ लिख लीजिए, +92 321 777 8923। एक बार फिर बोल देता, +92 321 777 8923। ये व्हाट्सएप नंबर है जी। सर बड़ी आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे इजाज़त दी। मेरा शौक़ है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ लेके चलूँ।
तो आपका बहुत शुक्रिया सर, आप जारी रखिए सर, थैंक यू। हाँ डॉक्टर साहब, थोड़ा सा मैं एक रूबरी कॉल लेने चला गया था, थोड़ा सा क्लिनिक की तरफ। चले, अब अच्छा मैं हो चर्चा गया। उसी पे कर रहा था। हाँ जी, इसी पे या किंग पिन पे कर रहा था, कितना महत्वपूर्ण होते हैं ये, कि इनके सामने सारे लक्षण छोटे पड़ जाते हैं, क्योंकि इन्हीं किंग पिन पे बाकी जो सिम्टम है एसेसरीज है, दारोदार तो मेन सिम्टम पे ही होता है सारा का सारा। तो मैंने कई बार अपने ग्रुप्स वगैरह में भी बता चुका हूँ इस चीज को। एक पेशेंट मेरे पास पथरी का आया था। थ्रोट कैंसर के भी पेशेंट कैसे ठीक होते हैं, तो मैं, मेरे पास अगर रिपोर्टें वगैरह होंगी, थोड़ा सा मैं लापरवाह किस्म का भी आदमी हूँ, काम तो करता रहता हूँ लेकिन लिख के इधर उधर फेंकता रहता हूँ। तो एक मेरे पास पित्त पथरी का था, और मैं शायद अपने कई ग्रुपों में भी, एएमटी में भी डाला है इसको, और आपका मना भाव में तो डाला, कई ग्रुपों में इस चीज को मैंने डाला था, और कई बार बता भी चुका हूँ कि पथरी जो है, पित्त की पथरी एक दिन में भी निकलती है, और कई पेशेंट ने इसको बता भी, और मैं इसके वीडियो भी डाले थे। शायद इस ग्रुप में तो नहीं डाल पाया, क्योंकि उसमें मैं क्योंकि लिंक बनाया था, तो उचित नहीं लगता कि कई लोगों को ऐतराज होता है कि यार अपनी पब्लिसिटी के लिए या ऐसी ऐसी बातें होती है तो बड़ी झेप होती है, तो इसलिए नहीं डालता हूँ। मौका देंगे या लोग चाहेंगे तो इस तरह की चीजें हम दे सकते हैं। तो मैं जो खास जो पेशेंट एक आया था मेरे पास, उसको पित्त की पथरी थी, और याद नहीं आ रहा पर 22 से 24 थी शायद पित्त की पथरी। तो उसको दर्द 3 बजे करीब हुआ था, काट की तरफ हमारा माइंड जा रहा था, रात को हो रहा था इधर उधर होते हुए, बहुत तेज दर्द वगैरह। लेकिन तब तक वो मेरे पास अपना एक अल्ट्रासाउंड करा के आया था, और कुछ कई डॉक्टरों से मिला था, दवाएं भी खाई, पेन किलर भी खा रहा था, उसको कोई आराम नहीं मिल रहा था। उसके बावजूद किसी ने बोला कि भाई डॉक्टर मुंडेपी भी हैं और आप उनको दिखा लो, जो मेरी पथरी निकली है, तो किसी पेशेंट ने उनको भेजा है। तो ठीक आया, इस पेशेंट ने मेरे पास भी कई पित्त पथरी के लक्षण भेजे। तो मैं जैसा अपने मेरे सही सही बात बताता हूँ, मेरे कुछ अपने नुस्खे भी होते हैं, सभी डॉक्टर्स के नुस्खे होते हैं, और मैं हर बार एक मेडिसिन पे भी नहीं चलता हूँ, खुल के बोलता हूँ। कई बार मैं 2-3 मेडिसिन का भी सहारा लेता हूँ बहुत जल्दी जल्दी। 2-3 का मेडिसिन का मतलब नहीं कि 2-4 मेडिसिन को एक ही साथ मिक्स कर दिया। अगर मुझे अगर आधा 1 घंटे में कई बार अगर लक्षण रिलीफ करते हुए नहीं देखते, तो मेरा सीधी सी बात है कि 1 दिन से लेकर और 2-3 दिन के अंदर फर्क पड़ना चाहिए। वैसे तो मैं सोचता हूँ कि उससे 4-5 मिनट से लेकर 21 घंटे के अंदर अंदर फर्क पड़ना चाहिए, अगर अच्छी मेडिसिन है। नहीं तो फिर मेडिसिन बदल देना चाहिए। मैं इस तरह का व्यक्ति हूँ, नहीं कर सकते। कई लोग मेरे से सहमत भी नहीं हो सकते, पर मैंने कहीं पढ़ा था ये, और डॉक्टर हनीमैन साहब की ही स्टेटमेंट या किसने कैसे करके दिया, वहां इस चीज को मैंने पढ़ा था। तो दोस्तों बात ये थी कि जो पित्त पथरी का जो क्या था, कि जब उसके बाद वो अल्ट्रासाउंड करा के आया, तो मैंने कहा भाई क्या बात है, कह रहे जी ऑपरेशन से डर लगता है। मैंने कहा क्यों, फियर ऑपरेशन ऑफ लू, नहीं जी कहीं कुछ हो गया तो फियर बिट्रेट ऑफ लू, नहीं नहीं लिया मैंने। तो उसने बोला कि क्या हुआ, कह रहे डॉक्टर साहब जब से वो अल्ट्रासाउंड हुआ, और जब से सर्जन ने मेरे से यह कहा कि भाई आपकी जो पथरी है ना उसको निकालना पड़ेगा, तब से मुझे ऐसा लग रहा कि किसी ने मेरी छाती में से कुछ निकाल दिया। सेम यही वर्डिंग थे। और बस मैं इसके लिए बस ये लग रहा कि डॉक्टर साहब मुझे अपना इस जगह पे खाली खाली सा लग रहा है, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में। तो मैंने कहा आप बताइए कि क्यों लग रहा है, क्या पथरी यहाँ पे होती है? कह रहा डॉक्टर साहब मुझे नहीं पता, पर मैंने सोचा यहीं पे होगी। तो मैंने उसे जानबूझ के नहीं बताया, क्योंकि उसका ध्यान कहीं और भटक सकता था। तो दिमाग से ऐसे ही मैं कर रहा था, तो मैंने रिपर्टरी में देखा, सोचा यार क्या हो सकता है। इतना तो पता चल गया कि डिल्यूजन है, सेंसेशन है। डिल्यूजन और सेंसेशन एक ही बात हुई। तो देखा रूब्रिक में सर्जरी की तरफ जा रहा था। सर्जरी के बाद क्या कह रहा है, बस मुझे ऐसा लगता है कि मेरे शरीर का किसी ने एक भाग वहां से निकाल दिया। तो रूब्रिक बहुत अच्छा दिया हुआ है, डिल्यूजन बॉडी पार्ट टेकन अवे। क्या सिंपल भाषा में जो हम भाषा बोलते हैं वही भाषा लिखी हुई है डायरेक्ट रूब्रिक में। ऐसा भी नहीं कि कुछ लिखा हो नहीं लिखा हो। तो मैंने देखा कौन सी मेडिसिन है, बैप्टिसिया। मुझे बिल्कुल विश्वास ही नहीं आ रहा था यार, बैप्टिसिया को तो मैंने कभी इस तरह से सोचा नहीं, और मुझे उम्मीद भी नहीं थी, पर मैंने सोचा चलो दे देता हूं। तो मैंने उसको बैप्टिसिया दे दिया।
बड़ा मेरेकल, शाम तक वो बिल्कुल ठीक हो गया। दूसरे दिन आया तो मैंने कई लोगों को किया, तो दूसरे दिन उसके 2 फाड़े हो चुके थे और 10 mm की केवल पथरी रह गई थी। आज की डेट में मेरे पास है, उसके पास केवल 2 mm की पथरी है। बीच बीच में मैं उसको कभी प्लाज्मा देता हूँ, कभी कभी 2-4 दिन तक लगातार बैक्टीरिया खाने के लिए देता हूँ 30 में। तो क्या था, क्या ये टोटलिटी ऑफ सिम्टम नहीं है? ये भी तो भैया टोटलिटी ऑफ सिम्टम है कि इस रूब्रिक का टोटल सिम्टम यही था, मैंने इसके आधार पे दिया। अब ऐसे किंग पिन कहना बड़ा मुश्किल सा है कि किंग पिन था ही क्या था ये। तो यही बस मैं आपको बताना चाहता था कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स का अर्थ मूल्यांकित लक्षणों को लेना। अगर और अन्य मेडिसिन के मूल्यांकन नहीं है और अगर गलत निकल रहे हैं, सही इवोल्यूटेड नहीं है, इवोल्यूट मतलब इवोल्यूशन का ही मूल्यांकन होता है ना। हमारे बोलते हैं ये मूल्यांकन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मतलब उसका मूल्य आंकना, उसका पैसा मूल्य को कहेंगे उसकी औकात आंकना। तो जो औकात वाले हैं उसी को हम ये चीजें कहते हैं। तो फिर मेरे पास अभी भी अगर आप कहेंगे तो मैं आपके उसमें भी उसकी रिपोर्टें वगैरह डाल दूंगा। और मैंने इस तरह के केसेस मना भाव में तो शायद डॉक्टर जायसवाल जी हैं, डॉक्टर ततराड़ी हैं, बहुत केसेस डाले मैंने पित्त तरीके, और कई साल से डालता रहा हूं। तो एक तो ये था और एक मुझे फियर पेन ऑफ भी अपने आप ही पता चला, क्योंकि पहले भी बता चुका हूं कि कई बार मुझे 2-3 मेडिसिन का भी सहारा लेना पड़ता है, पर जहां पे एक टोटलिटी मिल जाती है तब तो मुझे किसी की सहारे की जरूरत ही नहीं होती है। वहां पे तो निश्चित होता है कि इससे ठीक होना ही होना है। तो एक फियर पेन ऑफ, और इससे फियर पेन ऑफ पे कितने भी एनालिसिस के काम नहीं करते, इतना अच्छा काम करते हैं एलम सिपा। और एलम सिपा को लगाने का तरीका भी मैं बताऊंगा, कैसा तरीका होता है, कैसे उससे दर्द भागते हैं। और हमें पता ही नहीं कि एलम सिपा इतनी अच्छी मेडिसिन है पेन की। तो एक मेरे मित्र हैं, शायद कर्नल से बड़े रैंक के हैं, ब्रिगेडियर। तो उनकी मिसेज को कैंसर हो गया था और काफी समय से उनका नंबर भी खो गया, लेकिन उन्होंने मेरे से बोला कि यार डॉक्टर साहब अब इस चीज को देख लीजिए, दर्द पेन तो मैं इनका कर ही देता हूँ। जो इंटेंस पेन होता था, मैंने कहा कैसे करते हैं? कि डॉक्टर साहब जो आपने मेडिसिन बताई थी ना एलम सिपा, उसी से ठीक होता है इनका दर्द। ठीक है, तो क्या था कि उन्होंने मुझसे बोला था कि इसमें 2 ही मेडिसिन देखेंगे आप, एलम सिपा एंड दूसरी है कार्सिनोसिन। तो मेरे से ये कहा गया, और हाँ एलम सिपा जब अगर जूते से पैर कट जाए तो उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। और मेरे बहुत कई बार मैं इस चीज को आजमा चुका हूँ, बहुत जल्दी रिजल्ट मिलते हैं जूता काटने के लिए। नया जूता किसी का काटे तो उसकी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, पेन की बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो अधिकतर बुक में तो लिखा फियर पेन ऑफ, लेकिन तो मैंने तो इसको डिल्यूजन पेन ऑफ में भी बहुत अच्छा काम करते हुए देखा। लेकिन अनबियरेबल पेन ऑफ, दर्द उसका अनबियरेबल होना चाहिए। तो 1 मिनट थोड़ा सा मैं रिपर्टी से निकाल के देख रहा हूँ कि रूब्रिक एग्जैक्ट क्या है। इतने समय में ठीक याद भी नहीं रहता। तो माइंड एग्जैक्ट रूब्रिक है फियर पेन ऑफ द पेन। हाँ, लेकिन और आगे बताइए। बस इसी में दोनों कार्सिनोसिन और वो एलियम सिपा नहीं दोनों ही नहीं हैं। नहीं डॉक्टर, ये कंप्लीट रूब्रिक नहीं है, कंप्लीट Sir, रूब्रिक टोटलिटी नहीं exactly. है। fear Complete. pain of the pain unbearable that the pain will become. हाँ, विल पूरा बिकम, रूब्रिक है यस यही है, फियर पेन ऑफ द पेन, है ना, अनबिलीवेबल। Unbearable हाँ, that the pain will become. पेन विल बी बिकम, है ना, विल बिकम। और दूसरा जिसमें 2 मेडिसिन है, ये है फियर पेन ऑफ द पेन डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम पेन दैट शी विल बिकम। तो इसमें भी देखेंगे, इसमें केवल एलम सिपा है। और जो दूसरा है फियर पेन ऑफ द पेन अनबियरेबल दैट द पेन विल बिकम, एलम सिपा एंड कार्सिनोसिन पड़ी हुई है। तो उनका कैंसर का पेन था, वो इसी दवाई से तुरंत 5-10 मिनट में ठीक हो जाता था। एक पेशेंट, एक्चुअली सबसे पहले मेरे को इसका एक्सपीरियंस ऐसा हुआ था कि एक पेशेंट मेरे पास आई थी, उसको हेमोराइड्स की शिकायत थी। तो हेमोराइड्स को तो मैं एलॉज वगैरह से ठीक कर देता था, एमएमएल से मेरे कुछ फंडे हैं, और कभी भी मैं शायद ये तो नहीं कहूँगा पर 99% पाइल्स के रोगी 3-4 दिन में ठीक हो जाते हैं, इतना अनुभव हो चुका है। तो 2-3 अनुभव मैं और बताता हूँ इसमें, इसी के लिए। इसमें क्या हुआ था,
जब मैं उसको दवाई दे रहा था तो जब मैं दवाई दे रहा था, अरे डॉक्टर साहब ये दवाई दे रहे हैं? मैंने कहा हाँ। क्या ये तो मैं पहले ही खा चुका हूँ? मैंने कहा कैसे? क्या डॉक्टर साहब थोड़ी बहुत होम्योपैथी तो मैं भी जानता हूँ और ये डॉक्टरों ने दी है मुझे। मैंने कहा क्या करते हो? तो शायद होम्योपैथी से रिलेटेड डॉक्टर रहा होगा या पता नहीं क्या था, मालूम नहीं था। तो मैंने चुपचाप, मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा डॉक्टर साहब मैं तो आपके पास इसलिए आया हूँ कि मैं दर्द से इतना बर्दाश्त नहीं हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, मेरे को अनबियरेबल पेन हो रहा है, मैं बैठ भी नहीं पा रहा हूँ, इधर भी नहीं पा रहा हूँ। तो मैं सोच रहा बैठने के बाद रेटिनिया में भी इस तरह का सिम्टम है, लेकिन कटे हुए का सिम्टम है, लेकिन नहीं डॉक्टर साहब बर्दाश्त से बाहर है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, दर्द बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। तो इस पे मैंने उसको एलम शिफा दिया था और पूछा था कि शाम को मेरे को फोन कर देना। तो इसको सबसे पहले शायद मैंने मना भाव में आज से 4-5 साल पहले इस बात को रखा था। तो दर्द मेरे ख्याल में उसको 2-3 घंटे में ही बिल्कुल उसके लिए हमेशा के लिए चला गया, दूसरे दिन से पायल्स भी चली गई। इतने जबरदस्त का लक्षण है। तो मैं अधिकतर कैंसर में भी कितना सा पेन हो, एक नहीं कई 3-4 कैंसरों में भी, एक का थ्रोट में जो एक गॉटर में कैंसर होता है, सॉरी थायराइड का कैंसर होता है, उसका नाम याद नहीं आ रहा अभी मुझे, उसमें भी बड़ा अच्छा काम किया उसने। तो इस तरह के लक्षण हमको मिलते रहते हैं। तो ठीक है, बहुत सारे लक्षण हैं, बहुत सारी बातें होंगी। अगर आप चाहेंगे तो मैं बेलाडोना को भी एक दूसरे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा और उसमें टोटली शायद आपका जो मान साहब ने बुक लिखी है वो कवर हो जाएगी, लेकिन दूसरे तरीके से जिसे आप भूलेंगे नहीं, इस तरह से भी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट थर्सडे सर गुजारिश है आपसे, इंडियन 9 जी। PM 8:30 PM जी। जो आप कहें जी, बता दीजिए टाइम जी। सर, टाइम बता दीजिए तो सर। जुबेर साहब, जी जी, अभी टाइम क्या जो होगा? नहीं सर, अब तो 10 बज रहे हैं ना, इंडिया 10:30 होने वाले हैं सर। नहीं मैं ये नहीं कह रहा 10:30 कि है आप ना? बंद कि नेक्स्ट थर्सडे को आपका इंडिया 9 PM रख लें, आपका 9 PM सर, इंडिया के 9 PM हाँ, या थोड़ा सा 9 8 PM तक ना, थोड़ा सा मेरी क्लिनिक होती है ना, आपको पता है, तो मैं उसमें भी पेशेंट देख रहा था, तो फिर 9 PM अगर सर। नहीं होगा तो फिर हाँ जी जी आप ठीक है सर, ऐसे ही करते हैं मेरी जी। प्रोफेसर साहब से विनती है, ये सारी बातें हम लेक्चर के एंड पे कर लेंगे प्लीज। सर वो आप तो अपने तौर पर, लेकिन मुझे पता है ना कि फिर बातें और शुरू हो जानी और खत्म हो जाती हैं, और एक ही फिक्रा होता है जो करना होता है ना, पहली बार जब चलना शुरू हो जाएंगे ना सर, तो फिर काम शुरू हो जाएगा सर जी। जी, अब मैं चाहूंगा, अब मेरा तो 1 घंटा हो गया पूरा और थोड़ा सा पंक्चुअलिटी भी ठीक रहेगी, तो इसमें काफी सारे अच्छे डॉक्टर देख रहा हूँ मैं। अगर ये डॉक्टर राजीव दिखाई दे रहा है, अगर डॉक्टर राजीव जैन है ये, इनको भी मैंने पढ़ा है, तो ये बहुत अच्छा देते हैं उसमें। तो राजीव जी का तो मेरे से परिचय होगा नहीं, तो एक दो जो ये लिखे हैं या डॉक्टर जवाज जायसवाल जी हैं, और के नाम तो मुझे पढ़े नहीं जा रहे हैं। और हाँ, मेरे गुरुजी हैं इसमें, अमरजीत जी। तो गुजारिश है कि कुछ छोटा सा 15-20 मिनट वो लोग भी समय दे दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, उसी में थोड़ा बहुत चर्चा हो जाएगी। तो सर मैं तो एलियम सीपा के साथ ही जोड़ना चाहूंगा कि ये हमारी इमरजेंसी मेडिसिन हैं, एलियम सीपा और नक्स भूमिका। नक्स भूमिका मैं इतना यूज करता हूँ इनटॉलरेंस कंप्लेंट्स ऑफ, जब भी कोई एक्यूट प्रॉब्लम है वो कहता है कि मैं टॉलरेट नहीं कर सकता एट प्रेजेंट, इनटॉलरेंस कंप्लेंट्स ऑफ। तो जब वो कहता है कि मेरे से ये बर्दाश्त आगे होगी नहीं, फियर पेन बिकम अनबियरेबल, तो एलियम सीपा। ये दो मेडिसिन इतना काम करती हैं, जैसे आपने कितना बोला है एलियम सीपा के बारे में, कितने केसेस बोला है कि पेन में इतना इमरजेंसी में काम करती है, ऐसे ही नक्स भूमिका है, इतना काम करती है इमरजेंसी केसेज में। तो इनटॉलरेंस कंप्लेंट्स हो, पहले बार एक आरएमपी भी नहीं था, वो सिंपैथाइजर था होम्योपैथी का, संगरूर में क्लास अटेंड करने आते थे, इंजीनियर थे, उन्होंने बताया कि एक इचिंग और आर्टिकेरिया केस था, उसमें उन्होंने इनटॉलरेंस अप्लाई किया और नक्स से ठीक किया उसको। उसके बाद तो इतने केसेस निकलते हैं इसके इमरजेंसी में, रीनल स्टोन पेन है, कोई और पेन है, कुछ भी कहीं भी पेशेंट बोलता है। 3 बातें लेता हूं सर मैं, अगर बढ़ गया कि प्रॉब्लम बढ़ गई तो ओपियम,
अगर टॉलरेट नहीं होता, उसके शब्दों पे, वर्ड्स पे जाना है, तो इनटॉलरेंस तो नक्स भूमिका, बिकम अनबियरेबल तो एलियन सिपा। ये तीनों को एक एक लाइन में, एक एक शब्द में, एक एक वर्ड में डिफरेंशिएशन हो जाता है। हमें पेशेंट की एक्चुअली वर्डिंग पे जाना चाहिए। और दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा, जैसे आपने बैप्टिशिया का बोला, ग्लूजन बॉडी पार्ट्स टेकन अवे, कितना ब्यूटीफुल रूब्रिक है। हमें आप सभी डॉक्टर्स को 15-20 पेजेस माइंड के, सेक्शन के, रिपार्टरी के डेली रीड आउट करने चाहिए। आपको पता चले कि कहीं ये रूब्रिक है, नहीं तो पता ही नहीं चलता हमें कि ये पार्ट, बॉडी पार्ट टेकन अवे, बैप्टिशिया भी दी जा सकती है। ऐसी एक डॉक्टर पूनम बत्रा है, उसने बोला कि गले में कुछ अटका पिया है, उसको मैं निकालना चाहता हूँ। जनरली हम चाइना सोच लेते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टेड फीलिंग है। उसने रिपार्टरी से देखा कि उन्होंने था या कोई और डॉक्टर था शायद, सर मेरा था वो केस। ऑब्स्ट्रक्टल, कौन से जी? डॉक्टर राजीव जैन। डॉक्टर राजीव, हाँ जी, हाँ। और ये तो डिलूजन ऑब्स्टेकल वांट्स टू बी रिमूव्ड, तो कैमोमिला थी, वो कैमोमिला से इतना अक्यूट केस ठीक हुआ। तो ऐसे हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, हर रोज हम डेली उसमें रिपार्टरी में जाएं, उसके माइंड के सेक्शन के 15-20 पेज डेली रीड आउट करें। हमें पता हो कि ये कहीं रूब्रिक मैंने पढ़ा है, और उससे कमाल हो जाती है कि पूरा और सारा केस ही ठीक हो जाता है। जैसे शुरू में डॉक्टर मुंडेपी सर ने बताया कि वो अलमीना का है, डिलूजन एक्सीडेंट, फियर एक्सीडेंट, फेटल एक्सीडेंट, और डिलूजन में भी है। अगर उस रूब्रिक पे हम मेडिसिन देते हैं तो जो केस होता है वो किसी भी डिजीज का हो, वो फीलिंग भी खत्म हो जाती है डर की, फियर वाली, और उसका वो बीमारी भी जो डिजीज होती है वो भी ठीक हो जाती है। थैंक यू वेरी मच। सर मैं इसी बात पे कहना चाहता हूँ कि मेरे पास कई पेशेंट आते थे ना, और एक बुजुर्ग महिला थी, तो उसने केवल मेरे से बोला था, यार डॉक्टर साहब मैं स्ट्रीट क्रॉस नहीं कर पाती हूँ, मुझे लगता है कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, और मैं अपने हस्बैंड की पहले प्रतीक्षा कर रही हूँ, वो आएंगे तो मेरे को ले जाएंगे। और सर इसमें मैं एक्वानाइट वगैरह होते हुए भी, और एल्यूमिना इस रूब्रिक में ना होते हुए भी, क्योंकि मुझे वो सम थेटर, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस में देख चुका था, इसके बावजूद भी एल्यूमिना दे दी मुझे। उसमें जल्दी में भी था, पेशेंट ज्यादा थे मेरे पास, उसने इतना सुंदर काम किया, जबकि एक्वानाइट इसमें ज्यादा अच्छी है, पर एल्यूमिना ने इसमें भी काम कर दिया। हालांकि हमारी रिपोर्टरी में नहीं लिखा हुआ है, पर मैंने अपनी रिपोर्टरी में फिर इसको अंकित कर दिया, उसमें भी इसके बड़े जबरदस्त रिजल्ट है। एक इसी तरह का एक केस, जी एक और केस था पाइल्स का ही मेरे पास सर, और बड़ा आकस्मिक, बहुत ही अच्छा था, मेरे नोन का था। तो अधिकतर मैंने बताया कि मेरे कुछ अपने, सब डॉक्टर के अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं, और एक्सपीरियंस बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। एक इसमें पातंजलि योग सूत्र में बड़ा अच्छा लिखा है, प्रत्यक्ष अनुमान आगमा इति प्रमाणिनी, मतलब प्रमाण 3 प्रकार के होते हैं। आपने किसी चीज को अगर प्रत्यक्ष देख लिया तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा, किसी चीज को समझने के लिए हम अनुमान लगाते हैं, यार ये चोर है कि डकैत है कि क्या है, अनुमान के द्वारा भी हम पता लगा सकते हैं। और आपने यदि चोरी करते समय पकड़ लिया प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष हाँ भाई चोर ऐसा होता है। तीसरा क्या है कि पुस्तकों में भी लिखा रहता है, जिसे बोलते हैं आगम जैसा चला आ रहा है, कि भाई इस तरह का एक प्रमाण होता है कि पहले भी ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। ये तृतीय श्रेणी का है। तो मैं थोड़ा सा दोस्तों आपको इस चीज में बताना चाहता हूं, जो प्रत्यक्ष है, जो आपने जिससे पेशेंट को ठीक होते हुए देख लिया, उसको मत भूलिए, बार बार रिपोर्ट देखने की भी जरूरत नहीं है। आपने वहां अगर उसमें 3 नंबर लिखा तो उसको 4 नंबर भी दे सकते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस ज्यादा महत्वपूर्ण है, भले ही आपने बुक से पढ़ा है। दूसरी बात, अनुमान के द्वारा, हम अधिकतर अनुमान के द्वारा, जब अगर सिंगल मेडिसिन से नहीं हुआ, सिंगल रूब्रिक से या टोटलिटी ऑफ सिम्टम के खास एक किंग पिन से ठीक नहीं होता है, तो हम बार बार और भी विधाएं अपनाते हैं, और उसमें 5-6 मेडिसिन, यार ये मेडिसिन अर्जेंटम नाइट्रिकम की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही है, तो हम इससे भी अनुमान के द्वारा लगा सकते हैं। तीसरी बात है आगम। आगम का मतलब है सत्य पुस्तकों में, जैसे मैट्रिया मेडिका वगैरह में लिखा हुआ है, ये तृतीय श्रेणी का प्रमाण है। आप लोग बड़ा अचंभित होंगे, यार क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर है कि क्या कैसी बातें कर रहा है। नहीं सर, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं, बुकों में तो बहुत अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन वो आपके एक्सपीरियंस में नहीं है।
अगर यदि आपने इसको डॉक्टर हनीमैन के साथ या जिस राइटर ने पुस्तक लिखी है उसके साथ रहे होते तो उसकी भाषा को आप समझ सकते। क्योंकि अधिकतर अगर मान लीजिए एक गुरु है और उसके साथ हम पहले पहले 10-12 लोग जुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब अधिकतर हम समानार्थी या दूसरे बोले सिनोनिम्स पे ही पहुंच पाते हैं, या तीसरे शब्दों में बोलते हैं प्रायवाची। प्रायवाची का मतलब होता है प्रायवाची, मतलब लगभग हम मूल अर्थ पे नहीं पहुंच पाते, जो मेन अर्थ पे। पर लेकिन अगर जब गुरुजी के साथ अगर हम महीना 2 महीने 10 के 10 आदमी रहेंगे, जैसे मतलब गुरुजी ने एक शब्द बोला तो उसमें से हम 10 लोग हैं तो 10 ने अलग अलग अर्थ निकाल देने हैं। पर गुरुजी के साथ 10-12 दिन हम लगातार रहे और गुरुजी ने हमको प्रत्यक्ष करके दिखा दिया, तब वो एक इशारा भी कर दें और कुछ गोल यूं भी कर दें, तब भी हम समझ सकते, सारे के सारे एक ही चीज समझेंगे कि गुरुजी ने ये कहा। तो ये है प्रत्यक्ष और ये है आगम। तो पुस्तकें भी पढ़ाने वाला अगर पढ़ाए सामने, जैसे डॉक्टर मान साहब अपनी पुस्तक को अपने आप पढ़ाते हैं तो हम एग्जैक्ट समझ लेते हैं कि भाई उनका ये मीनिंग था। तो प्रत्यक्ष का ही ज्यादा महत्व है आपकी अपनी पुस्तकों में। तो आइए मैं अभी कैरी डिजायर स्लो की बात कर रहा था, अब ये करता हूं कैरी डिजायर टू बी फास्ट की बात। तो कैरी डिजायर टू फास्ट में एक केस था, पाइल्स का था मेरे पास, और मैंने अपनी चिर परिचित औषधियां दी उसको, उतना रिजल्ट नहीं मिला, जबकि मुझे यार मिलना चाहिए, पर पेशेंट चाहते थे कि जल्दी से मैं ठीक हो जाऊं। और उसके काफी बड़े पाइल्स थे, उसने दिखाने के लिए बोला तो मैंने कहा भाई मैं तो देखता नहीं, मुझे थोड़ा सा, स्त्री थी तो थोड़ा बड़ा शर्म भी लग रही थी और उचित भी नहीं लग रहा था। तो वो उन्होंने कहा मैं ठीक है, आप कमरे में जाइए और एक फोटो लेके आ जाइएगा। तो उन्होंने कमरे में लिया, हेमरेज की फोटो ली, वो काफी बड़े बड़े साइज के थे। देखा तो मैंने सोचा कि यार ये तो कम से कम 15-20 दिन में जाके ठीक होगा, और यही बोला। पर क्या डॉक्टर साहब कुछ ऐसा हो कि तुरंत किसी तरह से बस ठीक मिल जाए? उसी समय माइंड में क्लिक किया, या क्योंकि मैंने कभी कैरी डिजायर टू फास्ट इसमें लिया नहीं, क्या कहते हैं आपका, हिमोराइड्स में मैंने उसको आर्सेनिक दी थी। आर्सेनिक में सबसे ज्यादा कैरी डिजायर टू फास्ट मैं उसको देखता हूँ मेंटली, और यकीन जानिए 5-10 मिनट बाद उसको काफी आराम मिला, और आधे घंटे बाद उसने मेरे को यह बताया कि वो जो हिमोराइड्स थे जो इतने बड़े बड़े, वो गायब हो गए। मैंने कहा कैसे? जी जैसे गधे के सिर से सींग, ऐसे शब्द उसने बोले। तो कभी कभी ऐसे ऐसे मिरेकल्स मिलते हैं। तो ये टोटलिटी ऑफ सिम्टम उसकी कैरी डिजायर टू फास्ट की थी। मैं औरों को तो ले रहा था सारे सिम्टम वगैरह, लेकिन टोटलिटी ऑफ सिम्टम नहीं था। टोटलिटी ऑफ सिम्टम लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं गलत सिम्टम ले रहा था, यूलेटेड सिम्टम नहीं थे और गलत दिशा की ओर मुझे ले जा रहे थे। तो मुझे यही कहना था कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम का मतलब है सम टोटल ऑफ इवैल्यूएटेड सिम्टम्स, ना कि जो आपने लिए। तीसरी बात, एक हम लोगों में एक बड़ी पर चर्चा चल रही कि भाई क्लासिकल किसे बोलते हैं। भाई सीधी सी बात है, हम जो मेंटल कर रहे हैं क्या ये क्लासिकल नहीं है? और क्लासिकल का मतलब यह तो नहीं कि सब सिम्टम्स को लो। भाई रस्टॉक्स का मतलब, अगर मुझे कोई रस्टॉक्स का एक पेशेंट दिख रहा है, अब बोलता है जी चलने फिरने से मेरे को दिक्कत हो रही है, पहली बार चलने फिर उसके बाद मुझे आराम मिल रहा है, बहुत सारे सिम्टम भी दे रहा है, तो मैं जबरदस्ती नहीं लूंगा। मेरे को उसका पिकुलर सिम्टम मिल रहा है, मैं रस्टॉक्सिन या पल्सिला में से एक दूंगा। अगर उसके साथ कैरी डिजायर टू भी परमानेंट है, फ्लेगमेटिक है, मृदु स्वभाव की है, और अगर पतला दुबला है तो रस्टॉक्स दूंगा। तो कई लोगों के इसमें अलग अलग भिन्नता है। आप बोरिक को पढ़ेंगे तो बोरिक में लिखा हुआ है कि रस्टॉक्स एक्यूट मेडिसिन है, 1 से 7 दिन इसका टाइम है। कई बार जब हमने मेंटल के आधार पर देखा तो 15-20 दिन भी काम कर लेती है, और कई बार रस्टॉक्स का क्योंकि 1 दिन से लेकर है तो 1 दिन ही काम करती है, बार बार नहीं करती, तो कई बार रिपीट करना पड़ता है। तो ये इसके साथ मैंने इसीलिए डॉक्टर जुबेर साहब से बात कहा था कि भाई हमें जरा ऑर्गेनन भी पढ़नी पड़ी, क्योंकि मैं कल परसों एक फेमस डॉक्टर का बात सुन रहा था, उन्होंने मुझे भेजी थी, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बस इतना बोलूंगा कि गुप्ता जी। तो उन्होंने लिख दिया कि ऑर्गेनन 99% गलत है। अब या तो उन्होंने गलत समझा या किसी ने मुझे आधा अधूरा वीडियो भेजा, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। तो मैंने कहा अभी हमें होम्योपैथी ऑर्गेनन और फिलॉसफी के साथ पढ़नी पड़ेगी, तब जाके हमें बातें समझ में आएंगी। धन्यवाद, मेरी तरफ से सबका हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार। सर बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहा डॉक्टर संगीता?
एल्यूमिना का आपने मेटाफिजिकल यूज शुरू में बताया ना, मतलब कैसे रूब्रिक वो फेटल एक्सीडेंट का फियर का, वो एक बार वापस अच्छा, एक्सप्लेन कर हाँ, सकते जो हैं? दोनों में केस फिर से बताता हूँ। ये था कि एक पेशेंट मेरे पास था, उसकी होल फैमिली आती मेरे पास, उसके सारे रिश्तेदार, बल्कि बलबीर रोड के नाम से एक कॉलोनी है, तो उनके काफी केसेस ठीक होते हैं, तो उनके एक मेरे ऊपर सरदा है। ये आदमी पहले भी ठीक हो चुका था, तो उसके माजी पिताजी मेरे पास लाया, तो मैंने भी क्यों लाया, उसको पकड़ के लाए थे, उसको बांध के ला रहे थे कि ये जो है कि बार बार मार पीट कर रहा है, अकेले ही निकल जाता है, कि इससे कुछ एक्शन में हुआ। उसके साथ ये था कि वो उसको किसी और अन्य लड़के से प्रेम करता था और उसकी शादी दूसरी जगह हो रही थी। तो इसमें बहुत सारी मेडिसिन आ सकती थी, नाइट्राम्यूर वगैरह, में कई चीजें सोच रहा था भाई, और या इग्नेशिया वगैरह, कि भाई प्यार का मारा हुआ है। क्या रूब्रिक मुझे याद नहीं आ रहा, कि लव इन, पता नहीं आप लोग बता पाएंगे, कई रूब्रिक इसमें एग्जैक्ट नहीं आ रहा। तो मैं इस तरह से सोच रहा था, तो उसने मुझे ये जब बातें कर रहा था, तो मैंने कहा तो ऐसा क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, तो वो उसके परिवारजनों ने बताया कभी चाकू लेके मारने की इच्छा इसको हो रही है। कह रहा जी मेरे को इच्छा होती है कि मैं चाकू से गोद डालूं इन लोगों को, क्योंकि ये मेरे मन के विपरीत शादी कर रहे हैं, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। मैंने कहा तू मिला है उस लड़की से? नहीं। कह रहा मैं नहीं मिला जी, पर मुझे नहीं करनी। तो पूछते पूछते वो बातें करते हुए जब मैं उसकी बात कर रहा जी छोड़ो इस बात को, तो पहले बात इस चीज को छोड़ो, पहले मुझे आप एक मेडिकल सर्टिफिकेट दे दो, मैं पहाड़ों में गाड़ी नहीं चलाना चाहता। मैंने कहा क्यों नहीं चलाना चाहता? उसने बोला है कि भाई मेरे साथ में जब से मैंने एक दुर्घटना देखी, मेरे जब वहां पे एक बैंड पे एक ट्रक गिर गया था, तो तब से मेरे को, एक्चुअली में वो कार चलाता था किसी ऑफिसर की, किसी सचिव की, डीएम से ऊपर रैंक का होता है अधिकतर सचिव, उसकी गाड़ी चलाता था, उसके साथ ड्राइवर था वो। तो वहां नहीं जाना चाहता था अपने बॉस के साथ, जाए उधर, तो वो कहता है मेरे को ट्रांसफर देहरादून करवा दीजिएगा। तो उसके लिए मेरे को मेडिकल सर्टिफिकेट दे। अभी मेरे को दिक्कत क्या है, तो उसने ये बोला कि मैं जब से, तो बार बार ये बोला था डॉक्टर साहब मेरे वैसे कर दो, तो उसमें मेरे को रूब्रिक मिल गया था कि उसे फेयर एक्सीडेंट ऑफ है ना। तो ये रूब्रिक जो बनाया था, फेयर एक्सीडेंट ऑफ फेटल एक्सीडेंट, है ना, फेयर यस। एक मिनट, फेयर एक्सीडेंट of fatal accident if as threatened by some। तो इसका अर्थ क्या निकलता है ये तो मुझे नहीं मालूम, पर जो मैंने इसका अर्थ निकाला था कि इसका मतलब मुझे ये लगा कि वो किसी पहले तेज दुर्घटना से, फैटल घातक दुर्घटना को देखने के बाद से वो डर गया किसी फैटल के एक्सीडेंट पर, उससे तब से उसको एक्सीडेंट का भय लग रहा है कि कहीं उसके साथ भी ऐसी घटना ना हो जाए। तो फियर एक्सीडेंट ऑफ में तो बहुत सारी मेडिसिन है, केवल एल्यूमिना नहीं है। केवल एल्यूमिना जब ये कंप्लीट रूब्रिक बन जाता है, फियर एक्सीडेंट ऑफ फैटल एक्सीडेंट एज इफ थ्रेटन्ड बाय सम, तब एल्यूमिना मेडिसिन आती है। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये भी है कि फियर एक्सीडेंट ऑफ में भी एल्यूमिना अच्छी काम करती है। दूसरा जो मैंने रूब्रिक लिया था, जो मेटाफोरिकल लिया था, उसमें ये लिया था कि एक पेशेंट मेरे पास बहुत समय पहले साइटिका की पेशेंट थी, और वो मेरे से ये कह रही थी कि मेरा साइटिका का दर्द ठीक नहीं था, कुछ डॉक्टरों ने भी देखा था, मैंने भी देखा था, लेकिन अपेक्षित उसको परिणाम नहीं मिल रहे थे। लेकिन इस रूब्रिक को मैं बार बार इसलिए नहीं कह सकता विश्वास पूर्वक, क्योंकि मेटाफोर जब अगर 5-6 हो जाते हैं आप पे, तब आपको सत्यापित कर सकते हैं। तो मैं जो भी बात करना चाहता हूँ सही सही करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को इसमें रिजल्ट मिला था। अब वो कैसे मिला, या इसी के आधार पर मिला, या वाकई एल्यूमिना थी, या क्या तुक्का था, मैं कह नहीं सकता। लेकिन उस पेशेंट ने जब मेरे को बोला कि जब से पिछली बार भी डॉक्टर साहब मेरे को बहुत पहले भी साइटिका हुआ था, और बस कहीं वैसा ही दर्द मेरे साथ फिर दोबारा से ऐसी घटना न घट जाए कि वैसे ही दर्द मेरे साथ हो जाए, मैं इसलिए आपके पास आई हूं। तो इस पे भी मेरा दिमाग, क्योंकि मैं पहले ही उस एक पेशेंट इस तरह का डायरेक्ट रूब्रिक में ठीक कर चुका था, तो यही रूब्रिक के आधार पर मैंने उसका रूब्रिक बनाया था, फियर एक्सीडेंट फैटल एक्सीडेंट एज इफ थ्रेटन्ड बाय सम। ठीक है डॉक्टर साहब?
सर इसमें ना दो Yes, sir. रूब्रिक लेकिन जो इसमें हैं वो इसके ऑडियल पैरेलल जैसे चलते लग हैं। रहा था एक ना। है, सॉरी जी डॉक्टर संगीता प्लीज आप बोलिए। हाँ, मुझे ऐसे लगा कि जब आपने ये मेटाफिजिकल का दूसरा केस बताया ना, तो उसमें फियर ऑफ ऑडियल इस तरह लगा ना, मतलब वही उसी के थ्रू मुझे जाना ना पड़े, ये डर लग रहा है। तो ना उससे ना ना कैसे ना विधि फेयर करेंगे ऑर्डियल उसको? ऑप्शन ना अग्नि परीक्षा, उसमें उसका थ्रेटन पहले पहले एक्सीडेंट से नहीं है। आप क्योंकि मैं डायरेक्ट रूब्रिक को लिया तो फिर उसमें और भी लेने पड़ेंगे। तो उसमें भले जेल्समियम की बात आप कर रहे हैं, लेकिन जेल्समियम वो पेशेंट था भी नहीं और आपको शकल से भी पता चल जाता है। लेकिन उसको कड़ी परीक्षा नहीं हो रही है उसमें, वो तो सर पहले जो उसके आपने साथ ऑडियल का है। रेफरेंस दिया है अग्नि परीक्षा, ये एग्जैक्ट बनता है और एग्जैक्ट यहीं नहीं पे है आके कंफ्यूजन होती है। सर जी, एक रूब्रिक और बिल्कुल है एग्जैक्ट नहीं है, जी जिसके अंदर ओपीएम का वो रूब्रिक है जिसमें उसको फियर परसिस्ट करता है, जो उसने जी जी। एक्सपीरियंस किया उसी को ले लेके चलता रहता है। नहीं एक्सपीरियंस नहीं है एक्चुअल में ना, क्रोनिक फियर में देखिए, अक्यूट फियर में तो एकोनेट के बराबर कोई मेडिसिन नहीं है। क्रोनिक फियर में ओपीएम तब आती है, तो लेकिन वो एक्सपीरियंस वाली बात नहीं आती है। उसमें हम्म। क्रोनिक फियर होनी चाहिए, उसमें बार बार उसके माइंड में वो वाला फियर आना चाहिए। क्योंकि उसको अगर जब हम वो तो ओपियम का है ना सर, फियर ऑफ राइट रिमेन, जो ओपियम हाँ जी जी पहले जी जी जी, सर, फियर यस जी था। यस सर। सर, हाँ, यस सर फियर ऑफ बिल्कुल राइट रिमेन। बिल्कुल बिल्कुल। रिपर्टरी में इसमें क्रोनिक फियर भी लिखा हुआ है। ओ सॉरी, मैथमेटिका में। ठीक कह रहे हैं सर जी। सर आपके केस में वो भी तो डायरेक्ट फेटल एक्सीडेंट होने जा रहा था ना, उसकी मैरिज होने जा रही थी, उससे वो डर रहा था कि फेटल एक्सीडेंट होगा। सर आप बिल्कुल अगर आप सोच मैरिज सकते को हैं भी सर जी सर, मैरिज को ले। जी 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 जी। पर सर उसमें एक्चुअल में एज इफ थ्रेटन्ड बाय सम नहीं आ रहा है, वो पहले भी ठीक है। अनुभव हो चुका है उसको। हाँ हाँ हाँ। तो या तो उसने अपने भाई को देखा होगा ऐसे, या किसी के साथ घटना देखी होगी, हो सकता है तब बन जाए। 99% के साथ फेटल एक्सीडेंट ही होते हैं। जी 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 तो सर हम जो एल्यूमिना, सॉरी वो जो केस था आपका जी बैप्टीशिया का है ना, जी 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 जिसके जी। अंदर फेटल वाला, तो बैप्टीशिया इस सिम्टम को और जो फियर परसिस्ट करता है ओपियम को, हम इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो सर कि जो बैप्टीशिया का तो ओपियम मैंने ये वाला केस फियर है उसके अंदर फेटलनेस नहीं है, और जो बैप्टीशिया वाला फियर है उसके अंदर एक फेटल वर्ड जो आ रहा है प्रोमिनेंट, वो आ रहा है। नहीं सर, बैप्टीशिया का केस मैंने दूसरा दिया था, ये केस नहीं दिया था आपको। मैंने तो उसको बैप्टीशिया में ये बैक्टीरिया दिया में था कि एक्सीडेंट जैसे नहीं होता, बैक्टीरिया में नहीं उसमें है, उसको अमीना का है वो तो फेटल एक्सीडेंट। बैप्टीशिया में ये बोला था कि उसका किसी शरीर का कोई पार्ट बाहर निकाल दिया गया है। हाँ सॉरी सॉरी, मैं मिस इंटरप्रेट कर गया। जी एल्यूमिना सर, के अंदर जो है वो फेटल है फियर, और जो जी जी अपना ओपियम का है वो उसमें फेटलनेस नहीं है। जी 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 जी। जी सर जी ओके प्रोफेसर जी, साहब थैंक्स बोलिए। करें डॉक्टर मंडेपी जी का, थैंक्स करें। जी सर गुजारिश करता हूँ, सबसे पहले ये गुजारिश सर मंडपी से साहब से, कि वो जो कहते हैं जी कि लोग समझेंगे शायद अपनी पब्लिसिटी चाहते हैं, तो होम्योपैथी में केस क्योर करके पब्लिश करना, यही तो चाहिए हमें, और चाहिए क्या, और यही तो अच्छी बात है। और आपसे गुजारिश है कि केस आप ज़रूर बार ज़रूर शेयर करें। दूसरी बात, सर मंडपी का इंतहाई 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 शुक्रिया कि उन्होंने इतना अच्छा लेक्चर दिया, हमारा जहन खोल दिया। और इसी जो कमिंग थर्सडे है, उन्होंने दोबारा हामी भर ली, उनका इंतहाई शुक्रिया कि 9 PM IST अवेलेबल होंगे। और उससे भी ज़्यादा कि एक लम्हे की ताख़ीर, डॉक्टर राजीव तो मुझे कह रहे थे ना कि एंड पे कर लीजिएगा, लेकिन राजीव साहब, मैंने लेक्चर शुरू होने से पहले ही गुजारिश करके अपने गुरु डॉक्टर मान साहब से टाइम ले लिया, और उन्होंने बड़ी मोहब्बत से फिक्स कर दिया। तो फ्राइडे को सर का होगा 26 को, और 25 को सर मंडपी का। और आप सभी एक बार फिर मेरा नंबर दोबारा से, अगर किसी को जो लेट आए हैं ना, वो नोट फरमा लें, चंद सेकंड लगने हैं, +92
321777893 इन ग्रुपों में भी और दूसरे ग्रुपों में भी जहाँ जहाँ मेरा बस चला इल्म की रोशनी फैलाने के लिए मैंने दिन रात एक किया हुआ है। तो आपको ज्वाइन करवाऊंगा नंबर रिपीट करने प्लीज। अपने नंबर नंबर रिपीट कर। हम अपने एक्सपीरियंस और आप में से भी जो कोई लेक्चर देना चाहता है वो इसलिए दे कि डॉक्टर मंडपी साहब ने आज जिस तरह अपना इजहार किया कि मैं फिर एंटिसिपेशन में था और कैसे मैं आर्जेंटम नाइट्री की तरह रवानी में आ गया हूँ, तो दिस इज बट नेचुरल, ये कुदरती बात है, ऐसे ही होता है। डिप्टी कमिश्नर कितना बड़ा ओहदा होता है, डिप्टी कमिश्नर, एक डिप्टी कमिश्नर थे वो भी यही कहते थे कि शुरू में मैं डरता हूँ, बाद में मैं फिर रवा हो जाता हूँ। तो मैं एक स्टूडेंट लीडर रहा, डिबेटर स्पीकर रहा, तो मेरा भी शुरू में यही हाल था, मैं कांप रहा होता था जब पहले मैंने तकरीर की। आई स्टिल रिमेंबर स्टेज पे तकरीर की थी। इसी के साथ सभी का अदा करते हुए वो चुप कर दो एक मिनट, किसी ने कोई अपनी तजवीज देनी हो, कोई बात करनी हो तो कर। सर नंबर रिपीट करने एक रिक्वेस्ट है। अच्छा मासूद साहब आप पहले बोल लीजिए मासूद साहब बोल लीजिए। थैंक्स सर। प्रोफेसर साहब नंबर रिपीट करने प्लीज। सवाल नंबर रिपीट। मेरा एक रिक्वेस्ट है, काइंडली गुरुजी से एक रिक्वेस्ट है कि सर आपने जो कैमोमिला, मैक्सफॉर्म और एलियम सेबा के जो डिफरेंशिएट किए थे ना, और एक बार प्लीज रिपीट कीजिएगा सर, तो बड़ी आभारी रहेंगे। तो उसमें है ना, नक्श में तो इनटॉलरेंस है, नक्श भूमिका में इनटॉलरेंस है कि मैं टॉलरेट नहीं कर पा रहा हूं, इनटॉलरेंस कंप्लेंट्स ऑफ। एलियम सीपा है फेन बिकम अनबियरेबल, कि मेरे से अनबियरेबल हो जाएगी, मेरे को कोई मेडिसिन दे मैं बियर नहीं कर पाऊंगा, उसके प्रॉपर वर्ड्स पे जाना होगा। अगर वो कहता है कि डॉक्टर साहब आज तो बहुत बढ़ गई, तो ओपीएम आ जाता है, फियर एक्स्ट्रावेगेंस, एक एक शब्द पे उसका डीडी डिफरेंशिएशन हो जाता है। अगर आप प्रॉपरली राइट अप करेंगे उसकी मदर लैंग्वेज में, तो ही आप प्रॉपर रूब्रिक बना सकेंगे, प्रॉपर मेडिसिन दे सकेंगे, और ये हमारी इमरजेंसी मेडिसिन है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी एनीबॉडी का कोई सवाल है? जी कोई नहीं, इसी के साथ ओके जी, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट टू ऑल। गुड नाइट सर। और मैं लाहौर से जो हमारे डॉक्टर साहिबान हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि और जो शब्द उर्दू के सुनने को मिलते हैं बड़ा अच्छा दिल को लगता है। और मैं संजय सर का भी थैंक्स करता हूं कि उन्होंने जो इतनी शुद्ध हिंदी की, कुछ थोड़ी सी ऊपर से भी चली गई, क्योंकि अब हमारा फ्लो ऐसा हो गया कि हम ना हिंदी बोलते हैं ना इंग्लिश बोलते हैं, हम इंग्लिश के अंदर आ गए हैं। तो फिर भी आपने बहुत अच्छे शब्दों का चयन किया, जिसको कोशिश करेंगे आगे से उसको भी समझ अपनी बढ़ाएं ग्रेजुअली। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर एंटायर ग्रुप, थैंक्स टू ऑल, गुड बाय, गुड नाइट। हेलो सर, गुड नाइट। हेलो रजीव सर, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड रजीव नाइट। सर, जाहिद साहब आप रुकिएगा, और कोई रुकना चाहता है तो रुक जाए, जो जाना चाहते हैं जाएं। थैंक यू वेरी मच। रिक्वेस्ट है सर जी। एक्चुअली वो जो केस बता रहे थे ना, तो मेरे नेट का थोड़ा इशू बन गया था। वो एक्सीडेंट फेटल वाला जो रूब्रिक था, काइंडली अगर उसको शॉर्ट में थोड़ा एक्सप्लेन कर दें तो। सर मैं आप वो इस वक्त ये सब है कि नहीं सर? सर मैं सुन रहा हूँ, मैं एक्चुअली इसको 2-3 बार कर चुका हूँ। वैसे मैं जाहिद साहब की बात को फिर कोई बात नहीं कर लेता हूँ, पर इसकी क्या, तो मैंने ये कहा था कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स जरूरी नहीं है कि 5-6 का ही टोटल को हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम कहें। टोटलिटी ऑफ सिम्टम एक भी हो सकता है और पिकुलियर सिम्टम भी हो सकता है, वो है ना, मैं इसकी बात कर रहा था। तो क्या होता है कि पेशेंट जो मेरे पास आया था, जो बिल्कुल पागल जैसी हरकतें कर रहा था, तो बहुत सारी चीजें दिमाग ले जाती, उसको हाय समझ की तरह, कभी उधर कभी कुछ स्टामिनम, जनरली हम इन चीजों को समझते हैं, तो कहाँ पे वो कैसे काम करती है।
तो जो आपको लगता है कई बार वो सत्य नहीं होता है, तो जो आदमी बार बार कहता है, एक ही चीज को बार बार कहता है, तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को निर्धारित करने में निर्धारण के लिए क्या कहेंगे, मतलब टोटलिटी ऑफ सिम्टम को एस्टेब्लिश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना, इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। थोड़ा सा आप लोग तो समझ गए होंगे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही है और हिंदी तो एक ही है, थोड़ा सा उर्दू के अल्फाज में जो आपका अरबी और फारसी के शब्द होते हैं वो भी कम है, तो थोड़ा सा उतना मैं उसमें वो विज्ञ नहीं हूँ, तो थोड़ा सा ऐसे ही कहना पड़ा मुझे। इसको बीच बीच में डॉक्टर तारिक साहब अपने आप ही ठीक कर देंगे, जहाँ पे उनको लगेगा कि भाई ये समझ में नहीं आएगा, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो बीच में इस चीज को करेक्ट भी कर दे या उसको दोबारा कभी दूसरी जगह बता देंगे। तो उसमें ये हुआ था कि पेशेंट था वो बिल्कुल पागलों जैसी हरकत कर रहा था। तो आपने देखा होगा कि चाकू से मारने की इच्छा बहुत सारी मेडिसिन में, मर्कसॉल में भी है, हिपरसल्फ में भी है, औरों में भी है। बल्कि तो जो मर्कसॉल वाला तो अपने प्रिय पति को भी मार देने की इच्छा होती है उसको, बी लव्ड वन, जिनको प्यार करते हैं उसको इतना होता है। हिपरसल्फ भी है, एल्यूमिना में भी चाकू से मारने की इच्छा है। पर मुझे अगर ये फियर जो था, फियर एक्सीडेंट ऑफ फैटल एक्सीडेंट एज इफ थ्रेटन्ड बाय सम, अगर नहीं मिलता तो मैं शायद गलत दिशा में चले जाता। तो असली टोटलिटी ऑफ सिम्टम जो इवैल्यूएटेड सिम्टम था, इसी को बार बार पेशेंट इंगित कर रहा था। इंगित मतलब इसकी ओर इशारा कर रहा था, है ना। तो हो क्या रहा था कि पेशेंट मेरे को कह रहा था कि भाई ये बाकी सब कुछ तो रहने दे, है ना। तो कई लोग तो हंसने लग गए उसकी तरफ देखकर कि मुझे एक मेडिकल सर्टिफिकेट दे दीजिए डॉक्टर साहब, क्योंकि वो मेडिकल सर्टिफिकेट लेने से अपना ट्रांसफर इजीली करा सकता था कि भाई इसको ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम की वजह से गाड़ी वगैरह नहीं चला सकता। तो मैंने उससे रीजन पूछा कि भाई क्यों तू वहां नहीं रहना, क्या दिक्कत है तुझे गाड़ी चलाने से उस एरिया में, आप क्यों तू वो गाड़ी चलाना चाहता था प्लेन्स की एरिया में। तो उसने कहा डॉक्टर साहब जब से मैंने उस पहाड़ी एरिया में किसी मोड़ पर किसी ट्रक ड्राइवर का एक्सीडेंट देखा, तब से उसके अंदर एक भय व्याप्त हो गया था, डर गया था वो। और उसी के बाद ये पागल में जो लक्षण कर रहा था ये सारे के सारे एग्रावेट हो गए थे। तो असली बात मैंने मुद्दा पकड़ लिया, क्योंकि बार बार उसने 3-4 बार इसी बात को मेरे सामने बोला कि जब से वो एक्सीडेंट हुआ वो एक तो मेरे दिमाग में वही चल रहा है। हालांकि उसके जो परिजन थे वो उसे दूसरी डिजीज के लिए मेरे पास लाए थे, तब मैंने इसका रूब्रिक बनाया था। क्योंकि उन दिनों मैंने एक बुक थी माइंड एंड होम्योपैथी नई, और उसमें सहगल साहब की, ये सहगल साहब ने तो नहीं पर इसको इंगित किया था डॉक्टर मान साहब ने, वो था कि फेयर एक्सीडेंट फैटल एक्सीडेंट एज इफ थ्रेटन्ड बाय सम। तो उन्होंने 2-4 उसमें और भी लक्षण दिए थे कि भाई एक पेशेंट था और वो डर के मारे वो अंदर भाग गया, तब से उसको ये प्रॉब्लम हुई। तो उन्होंने इसमें 2-4 उदाहरण दिए थे। तो उसके कारण से मेरे मन में ये रूब्रिक अपने आप ही बोल पड़ा। तो मैंने देखा फैटल एक्सीडेंट में तो कोई मेडिसिन है, मतलब फैटल एक्सीडेंट बन नहीं रहा था। तब तक मुझे इसी के नीचे ये दिख गया कि फैटल एक्सीडेंट एज इफ थ्रेटन्ड बाय सम। तो मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार, जितनी भी मेरी बुद्धि है, सही इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है मैं नहीं जानता हूं, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार ये लगाया कि ये किसी घातक एक्सीडेंट देखने के बाद वो डर गया और उसे फियर एक्सीडेंट ऑफ हो गया, जिसकी वजह से वो अपना ट्रांसफर चाहता है। तो इसी को टोटलिटी ऑफ सिम्टम पे मैंने ये मेडिसिन दी, जिसकी वजह से उसका पागलपन और जो उसके अंदर एक लवेरिया डेवलप हो रखा था किसी परिचित के लिए, वो खत्म हो गया। और उसके बाद जिस लड़की के उसके परिवार वाले जहां उसकी शादी कराना चाहते थे, उसने 3-4 दिन बाद वहां के लिए हामी भर दी और शादी कर दी। तो उसके कुछ दिनों बाद मेरे पास पेशेंट आया, बिल्कुल ठीक ठाक था, और उसके कई लोग मेरे को धन्यवाद अग्रसित कर रहे थे, प्रेषित कर रहे थे। ये था केस। सर आपने बहुत अच्छा समझा। थैंक यू सर, थैंक यू सर, अंडरस्टैंड सर। जी सर। वो यही है साहब ये था, मैं आपको फिर समझा देता हूँ अगर आपने वो भी नहीं सुना होगा। दूसरा केस जिसमें मैंने मेटाफोर के तौर पे लिया था, लेकिन मैं मेटाफोर को मेटाफोर तब मानता हूं कम से कम उसका 5-6 बार प्रूविंग होनी चाहिए मेटाफोर की भी। हम झूठे मेटाफोर बना के भी एक दूसरे को बेवकूफ ना बनाए। तो उसके मेटाफोर के पीछे देखिए सहगल साहब में और हमें जमीन आसमान का फर्क है। डॉक्टर सहगल साहब ने जो मेटाफोर दे एक्चुअली में वो रूब्रिक है, और वो रूब्रिक ऐसे है कि वो भले इसमें ना मिले,
पर डॉक्टर सहगल साहब ने चाहते थे कि दूसरी रिपट्टियां खराब हो, तो उन्होंने जैसे कैरी डिजायर टू बी स्लो, परमानेंट को उन्होंने स्लो में ही कन्वर्ट कर दिया, जबकि वो कैरी डिजायर टू बी परमानेंट है। मैं समझ सकता हूँ उनकी किताबें पढ़ने के बाद कि वो क्या क्या सोचने लगे। तो जब किसी आप गुरु के साथ आत्मसात होते हैं, बार बार उसी की किताबें पढ़ते हैं, तो आप उसकी आत्मा कुछ आपके अंदर भी आ जाती है। आत्मा मतलब विचार ही समझिए आप, है ना। बहुत अच्छे। पहले आचार आता है, पहले विचार आता है, फिर आचार Yes, आता sir. है। विचार को हिंदी में बोलते हैं आचरण, व्यवहार। तो पहले विचार का मतलब होता है विशेष व्यवहार। तो पहले विशेष व्यवहार, डॉक्टर कैंट ने कहा है कि कुछ करने से पहले एक विचार आता है, तो इसलिए विचार महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हम माइंड को बहुत महत्वता देते हैं। फियर क्या हुआ, विचार आता है पहले, तो फियर इसलिए हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद डिल्यूजन, क्योंकि आप महसूस कर रहा है, तो किसी दिन इसमें कभी और चर्चा होगी। तो उसमें ये हुआ था कि एक पेशेंट जो मेरे पास आई थी, उसको साइटिका का दर्द था, और साइटिका का दर्द जो था उसको काफी समय से था। मैंने कई मेडिसिन दी थी और कुछ दूसरे डॉक्टर्स ने भी उसको मेडिसिन दी थी। उससे आराम तो मिल रहा था, लेकिन अपेक्षित आराम नहीं मिल रहा था। तो उसने जब मेरे पास दूसरी बार आई थी, तो उसने बोला, डॉक्टर साहब देखो, बात यह है कि अभी तक तो जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है, पर जो मेरा दर्द पहले भी उठा है, आज से 3-4 साल पहले बहुत भयंकर हुआ था, कहीं वैसा ही दर्द मुझे अब ना हो जाए, कहीं वही घटना फिर से न घट जाए। आप इसका सेंस समझिए। तो जब उसने ये बोला तो मुझे लगा यार ये फैटल एक्सीडेंट की बात कर रही है, दुर्घटना, घातक घटना। तो मेरे माइंड में आया फियर एक्सीडेंट, फैटल एक्सीडेंट, इफ एज इफ थ्रेटन्ड बाय सम। तो पहले में भी वो जो दूसरी घटना घटी थी, बुरी घटना, जो पैरों में दर्द थी, जिसकी वजह से उसे 1 महीने तक बिस्तर पर रहना पड़ गया था, ये वही घटना उसके साथ, उस घटना की दोबारा पुनरावृत्ति ना हो जाए, उसको ये लग रहा था। इसमें मैंने ये रूब्रिक बनाया था। ठीक है जाहिद साहब? वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जी। अगर हम होते जी। तो हम तो यहाँ पे सर यही सोचते, फियर सफरिंग ऑफ या फियर ऑर्डियल सोचते हम तो। जी जी, मैं अधिकतर डायरेक्ट रूब्रिक लेता हूँ, उसके sir. बाद तभी लेता हूँ जो आपका मेटाफोर्स। जब 3-4 रूब्रिक में कंफ्यूजन हो, तब उस रूब्रिक से आगे कैसे पहुंचा जाए। मतलब जैसे मतलब जेल्सिमियम और अर्जेंटम लैक्टिकम, बिल्कुल जैसे कि मैंने बताया था कि दोनों में एक ही लक्षण है, फियर स्टेज ऑफ, या फियर एग्जामिनेशन ऑफ, या फियर फेलियर ऑफ, और सारे मिलते जा रहे हैं। जबकि रूब्रिक असली क्या है उसका, फियर इंटरव्यू ऑफ। आप देखिए उसके पीछे भावना उसकी फियर इंटरव्यू ऑफ ही है, और जी उसको सर, फियर यहाँ भी से क्या मैंने है, आगे यहाँ जी। से मैंने सुना था, इससे पीछे वाला जो आपने क्लियर कर दिया। थैंक यू सर, जी बहुत जी शुक्रिया सर, थैंक यू सर। ठीक है सर, ठीक है सर, नमस्कार जी। और कल भी डॉक्टर मनाली जैन है इंडिया से, कल उनका सर आपने भी टेंट फरमाना है सर, ठीक है जी। जी। कल 9 जी। PM है, 9 PM इंडिया और पाकिस्तान के 8:30 पे जी। और जी। 25 जनवरी 2024 को सर मुंडा पे था, और 26 को सर मान AS मान साहब का जी। और टाइम 9:30 सॉरी 9 PM IST इंडियन और पाकिस्तान 8:30 PM। और किसी ने कोई बात करनी हो कर लीजिए, वरना फिर सभी का इंतहाई शुक्रिया अदा करते हुए कि पहला ही हमारा लेक्चर इतना कामयाब हुआ। और सारा सब मुंडा को खराज तहसीन है कि मकसूद साहब भी कह रहे हैं जी कि इसको परमानेंट करें, और सभी कुछ धन्यवाद सर, ये कोशिश करेंगे। थैंक यू जी।